तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो एनिमे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसकी स्टोरी बाकी स्टोरी से थोड़ी हटके होने वाली है। तो ये कहानी है एक ऐसी पावरफुल सॉर्ड की जिसने खुद में काफी ज्यादा हेवन और अर्थ की एनर्जी को स्टोर कर लिया था और ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की वजह से टूट के 10 हिस्सों में बिखर गई और टूटी हुई सॉर्ड के 10 हिस्सों को ढूंढने का काम हमारे हीरो चैंगशू के जिम्मे लगता है। फिर दोस्तों बोतल के जिन की बात तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, लेकिन चैंगशू की सॉर्ड में था सॉर्ड स्पिरिट जो कि उसमें से बाहर निकल आती थी। फिर स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जहाँ चैंगशू की शादी हैंगटोन के वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल प्रिंसेस के साथ होती है, लेकिन वो शहजादी तो उसे घास भी नहीं डालती। तो इसी सस्पेंस के साथ चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी का स्टार्ट होते ही हमें एक बहुत बड़ी सी सॉर्ड दिखाई जाती है जिसको जंजीरों से बांध रखा था और ये भी कहा जाता है कि ये एक महान योद्धा की सॉर्ड है। और ये भी कहा जाता था कि इस सॉर्ड के अंदर हेवन और अर्थ की एनर्जी को स्टोर करके रखा गया था। इस एनर्जी का प्रेशर उस सॉर्ड के ऊपर इतना ज्यादा था कि वो सॉर्ड खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाती और टूट के 10 हिस्सों में बिखर के पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे। फिर ये भी कहा जाता है जो सबसे पहले इन 10 सॉर्ड्स को ढूंढ के एक जगह इकट्ठा करेगा और उसके बाद इन 10 सॉर्ड्स की एनर्जी को मिलाते हुए वो हेवन और अर्थ की एनर्जी को भी कंबाइन कर सकेगा। फिर सीन चेंज होते ही हम बहुत ही प्यारी सी लड़की यूनजे को देखते हैं जो कि हमारी स्टोरी की मेन लीड है और वो अपना वेडिंग ड्रेस पहन के अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसका एक सैनिक आके उसे बताता है कि लेडी वो लोग आ चुके हैं। फिर दूसरी तरफ हमें उसका घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी शादी की रसूमात होनी थी। तभी यहाँ पर इस सिटी के यंग मास्टर यानी कि शेंग यू अपने लोगों के साथ आ जाते हैं जिन्होंने अपने हाथ में 2 बड़े बक्से उठा रखे थे। ऐसा लगता था कि वो बक्से बहुत ज्यादा भारी होंगे। शेंग यू बिल्कुल भी अच्छे किरदार का आदमी नहीं था, बल्कि लिंगयू के ऊपर उसकी बुरी नजर थी और आज भी यहाँ पर अपने बुरे इरादे लेके आया था। शेंग यू जैसे ही महल के अंदर दाखिल होता है तो यहाँ पर मास्टर्स को देख के ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि आई एम सो सॉरी, मैं आपको लेने के लिए गेट पर नहीं आया। तो शेंग यू कहता है कि इसकी तुम्हारी औकात भी नहीं। अब मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आया हूँ यानी कि मैं यहाँ पर लिंगजी से शादी करने के लिए आया हूँ। तो मास्टर दोबारा फिर से उसको सॉरी बोलते हैं और उसे कहते हैं कि उसके ग्रैंडफादर ने उसकी शादी बचपन में ही तय कर दी थी, इसलिए आप बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। उसकी बात सुन के वो स्माइल पास करता है और कहता है कि हाँ, इसमें भी तुम्हारा ही फायदा है कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा देते हो। तो मास्टर के साथ बैठा हुआ एल्डर भी उसको चुपके से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हम उनके साथ अपनी बेटी की शादी करेंगे तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। फिर वो एकदम से ताली बजाता है और उसके सर्वेंट्स जो उन्होंने 2 बड़े बॉक्स उठा रखे थे लाके उनके सामने खोल देते हैं जो दोनों के दोनों ही सोने से भरे हुए थे। फिर ग्रैंड मास्टर उस सोने की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये देखो, मैं तुम्हारा पूरा का पूरा मुंह इस सोने से भर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवाओगे, बाकी सब तुम्हारी अपनी मर्जी है। इतना ज्यादा सोना देख के तो वहाँ पर बैठे हुए बाकी सभी मास्टर्स के भी मुंह खुले के खुले रह गए थे और वो कहते हैं कि ये डील तो बिल्कुल अच्छी है, इनको ऐसा कर लेना चाहिए। फिर लिंगशू के ग्रैंडफादर भी यहाँ पर सोच में पड़ गए थे क्योंकि वो शियू के साथ कभी भी अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी नहीं करवाना चाहते थे। हर इतने हरामी बंदे को कौन ही अपना दामाद बनाना पसंद करेगा, लेकिन इतने ज्यादा सोने के बॉक्स को इनकार करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए वो यंग मास्टर से कहते हैं कि आपकी डील मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन मैं अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी आपके साथ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी शादी बचपन में ही उसके फादर ने तय की थी। तो शियू भी अपनी बात मनवाए बगैर यहाँ से कैसे जा सकता था। इसीलिए वो कहता है कि हाँ, ये तो बहुत ही पुरानी बात है क्योंकि अब उसके फादर तो मर चुके हैं और अभी तो जो भी फैसला करना है वो आपके हाथ में है। इसीलिए आपके लिए बेहतर ये होगा कि चुपचाप इस सोने को एक्सेप्ट करें और उस लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दें। उस जगह पर बैठे हुए बाकी सभी एल्डर मास्टर भी लालच में आ चुके थे। वो बार बार यही बात कर रहे थे कि एल्डर मास्टर को इनकी बात मान लेनी चाहिए। फिर यहाँ पर ही सीन चेंज होता है तो हमें एक बहुत ही प्यारा सा कपल यानी कि लियो और आरी को दिखाया जाता है जो कि बातें करते हुए एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। तभी उनके सामने कुछ लुटेरे आ जाते हैं। आरी तो देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की थी, इसीलिए वो लुटेरे उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो निकाल दो और इस लड़की को भी हमारे हवाले कर दो। लेकिन लियो भी ऐसे कैसे अपनी बीवी को उनके हवाले करता है, इसीलिए वो अपनी सॉर्ड निकाल लेता है ताकि उनके साथ फाइटिंग कर सके। वो लुटेरे भी उसे फाइटिंग के लिए तैयार देखकर अपनी सॉर्ड निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों के दरमियान में फाइटिंग शुरू हो गई थी। लियो को एक तरफ फाइटिंग में बिजी करके कुछ लोग यूरी के मजे लेने के लिए उसकी तरफ चले गए थे, लेकिन यूरी एकदम से अपने हस्बैंड को आवाज लगाती है। लियो फौरन से अपनी बीवी के पास आता है और उस बंदे को मार गिराता है। अपनी बीवी की तरफ मुंह करके बैठा ही था कि पीछे से एक बंदा आके उसके ऊपर सॉर्ड से वार करता है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गया था। उसकी बीवी को बचाने वाला तो अब यहाँ पर और कोई नहीं था। तभी यहाँ पर हमारे प्यारे से हीरो की एंट्री होती है। चेंगयू की एंट्री होते ही वो अपनी सॉर्ड निकाल के उन रॉबर्ट्स का बुरे तरीके से हशर नशर करता है और वो तो दुम दबा के वहाँ से भाग गए थे। लियो अपनी वाइफ के साथ उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन चेन यू कहता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मुझे कहीं जाना है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और सीधा महल में आता है तो पता चलता है कि चेन यू की शादी लिंगजी के साथ होने वाली है। तो उसे देख के एल्डर मास्टर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर शादी करने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंड मास्टर ने मुझे ऑर्डर किया है। वो कहते हैं कि क्या तुम ही वही लड़के हो, इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो वो भी अपने गले में पड़ा हुआ पेंडेंट उन्हें दिखाता है। तो एल्डर मास्टर की तसल्ली उस
पंडित को देख के हो जाती है। तो शियू कहता है कि लगता है आपका ग्रैंडसन काफी ज्यादा गरीब है, क्योंकि देखें ये तो खाली हाथ आया है। तो चैंगशू भी उसकी तरफ देख के कहता है कि ये बदतमीज लड़का इस महल में क्या कर रहा है। तो शियू कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं इस इलाके का ग्रैंड मास्टर हूँ। तो चैंगशू कहता है अच्छा ये बात है, तो तुम्हें तो और भी ज्यादा तमीजदार होना चाहिए। अब उसे गुस्सा आता है तो एक फायर उसके ऊपर करता है, लेकिन यहाँ पर चैंगशू भी किसी से कम नहीं था, इसीलिए वो एक शील्ड बना के उसके अटैक को फौरन से ही डॉज करता है। तो पता चलता है कि ये शील्ड किसी और ने नहीं बल्कि लिंगशी ने बनाई थी अपने हस्बैंड के ऊपर। तो वो आते ही ग्रैंड मास्टर से कहती है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मैं अपनी शादी के दिन फाइटिंग नहीं करना चाहती। चैंगशू तो अपनी वाइफ को देख के हैरान रह गया था कि इतनी प्रीटी लड़की के साथ मेरी शादी होने वाली है। तो ग्रैंड मास्टर भी उसे कहते हैं कि यंग मास्टर आपको यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनकी शादी तय हो गई है। तो वो भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है, लेकिन जाने से पहले चैंगशू को धमकी देके जाता है कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो चैंगशू भी कहाँ अपनी जुबान बंद रखने वाला था, तो वो भी इसे कहता है कि हाँ जाओ जाओ, बड़े देखे तुम जैसे। उसके जाते ही लिंगजी अपने हस्बैंड के सामने आके खड़ी होती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हमें अपनी शादी की रसूमात को थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए। वो तो अपनी वाइफ की ये बात सुन के काफी हैरान होता है, लेकिन फिर भी जो हो रहा था उसे होने देता है। तो उसके ग्रैंडफादर उनकी शादी की रसूमात को परफॉर्म करते हैं। शादी के बाद लिंगशी अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ती है और उसे कहीं लेके जा रही थी। तो चैंगशू से कहता है कि अरे अरे मेरी वाइफ, तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दी क्या है बेडरूम में जाने की? अभी तो मैंने अपनी शादी का खाना तक टेस्ट नहीं किया, इतनी दूर से सफर करके तुम्हें ब्याने के लिए आया हूँ और तुम मुझे जल्दी जल्दी बेडरूम में लेके जा रही हो। तो लिंगशी उसे कहती है कि अभी के लिए अपनी बकवास बंद रखो, जो मैं तुम्हें कह रही हूँ सिर्फ वही करो। वो लेके उसे अपने बेडरूम में आती है और उसके सामने एक एग्रीमेंट रख के कहती है ये शादी सिर्फ मैंने अपने फादर की वजह से की है, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी तुम्हारे साथ बचपन में ही तय कर दी थी, और इस एग्रीमेंट के मुताबिक मैं बस 3 साल तक तुम्हारे साथ रहूंगी, उसके बाद हम दोनों डाइवोर्स ले लेंगे। चैंगशू को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिलहाल के लिए वो एग्रीमेंट ले लेता है और उसको हाँ बोल देता है। लेकिन हमारा नॉटी हस्बैंड ऐसे कैसे अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ सकता था, इसीलिए फौरन से रोमांटिक होते हुए उसे कहता है कि क्या हम फिजिकल रिलेशनशिप में तो रह सकते हैं ना। लिशु को उसकी ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसके गले पे रखती है और कहती है इस बात के बारे में तो तुम सोचना भी ना, हम लोगों को दिखाने के लिए एक ही बेडरूम में रहेंगे, लेकिन हम दूर दूर होके सोएंगे और मेरे पास आने की कोशिश भी ना करना। तो बेचारे चैंगशू के जज्बात तो वहीं पर ही ठंडे पड़ जाते हैं। तो उसे कहता है कि ओके ओके, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा। फिर लिशु से कहती है कि चुपचाप अपने बेड के ऊपर लेट जाओ। बेचारे चैंगशू के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो चुप करके लेट के अपनी आंखें बंद कर लेता है। चैंगशू अपनी आंखें बंद कर लेता है और फ्लैशबैक में खो जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने ग्रैंड मास्टर के साथ फाइटिंग कर रहा था और मास्टर उसके साथ बैट लगा के कहते हैं कि इस जगह पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो चैंगशू उस जगह पर पहले पहुंच जाता है। तो मास्टर कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें सारी बातें बता दूं, और सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी स्वॉर्ड के बारे में बताऊंगा। तो चैंगशू ने अपनी स्वॉर्ड पकड़ाता है, तो वो कहते हैं इस स्वॉर्ड का नाम सोलिस्टर स्वॉर्ड है और उसे बताते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड है। इस स्वॉर्ड की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये दूसरों की एनर्जीज को खुद में अब्सॉर्ब कर लेती है और अपने मास्टर को पावरफुल बना देती है, और ये स्वॉर्ड मुझे तुम्हारे फादर ने दी थी। तो चैंगशू कहता है लेकिन ये बातें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तो मास्टर कहते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पहली दफा तुम इस स्वॉर्ड को यूज करोगे तो इसके अंदर एक डेमिनिक पावर है जो कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर हैवी हो जाएगी और तुम्हें कंट्रोल करेगी, इसीलिए मेरे मशवरे के मुताबिक इस स्वॉर्ड को यूज करने से पहले सोच लेना। तो चैंगशू कहता है कि हाँ ठीक है मास्टर, मैं समझ गया। तभी उस जगह पर जमीन हिलने लगती है। तो मास्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि डिमोनिक सील थोड़ी वीक हो गई है, इसीलिए कोई डीमन वहाँ से बाहर आ जाएगा, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन इससे पहले कि चैंगशू उनकी बात का कोई जवाब दे पाता, वहाँ से एक बहुत ही बड़ा सा डीमन बाहर निकल के मास्टर के सामने आके खड़ा हो गया था और कहता है कि बुड्ढे, अब तेरे मरने का वक्त आ गया है और तेरा मरना मेरे ही हाथ से लिखा है। तो मास्टर उस डीमन के साथ फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और अपने फायर बॉल बनाते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। चैंगशू भी यहाँ पर उसके साथ फाइटिंग करने की कोशिश करता है, तो डीमन के एक ही अटैक की वजह से चैंगशू दूर जाके पहाड़ के साथ लगता है। दोबारा फिर से डीमन उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन मास्टर उसे पीछे से ही रोक लेते हैं। लेकिन वो डीमन मास्टर के ऊपर भारी पड़ रहा था, तो मास्टर को वो बुरी तरह से जकड़ लेता है। चैंगशू को मास्टर को बचाने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नजर नहीं आता, तो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। मास्टर भी दूर से ही आवाज लगाते हैं कि इस स्वॉर्ड को यूज ना करना, लेकिन उस वक्त तक वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल चुका था, जिसमें से बहुत ही जबरदस्त ऑरा क्रिएट हो रहा था। यहाँ उस डीमन ने जैसे ही स्वॉर्ड को देखा तो कहता है कि ये तो 10 स्वॉर्ड्स में से एक स्वॉर्ड है और ये बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड है। चैंगशू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और एक जबरदस्त सा स्लैश अटैक अपनी स्वॉर्ड के साथ उस डीमन के ऊपर करता है। उस अटैक के होते ही वो डीमन तो रेजा रेजा हो चुका था, वो डीमन तो खत्म हो ही चुका था, लेकिन स्वॉर्ड में से स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर निकल आती है, जो कि मास्टर को देख के कहती है कि अरे बुड्ढे, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहते वो मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन मास्टर ने भी यहाँ पर एक पावरफुल शील्ड बना ली थी जो कि उस अटैक को इजीली रोक लेती है, और मास्टर चैंगशू के ऊपर एक अटैक करते हैं, जिसकी वजह से चैंगशू दूर जाके गिरता है और उसमें से स्पिरिट एनर्जी बाहर आ जाती है। फिर मास्टर स्पिरिट एनर्जी के ऊपर भी काफी ज्यादा वार करते हैं, लेकिन उस स्पिरिट को कंट्रोल करना भी आसान काम नहीं था, इसीलिए मास्टर
सॉर्ड के ऊपर एक सील लगा देते हैं। फिर कुछ देर के बाद चेंगशू को होश आता है तो मास्टर उसे कहते हैं मैंने तुमसे मना भी किया था कि इस सॉर्ड को बाहर ना निकालो। तो चेंगशू कहता है कि वो डीमन आपके ऊपर अटैक कर रहा था, अगर मैं सॉर्ड को बाहर ना निकालता तो वो आपको मार देता और मैं आपको मरता हुआ नहीं देख सकता था। फिर मास्टर उसे कहते हैं कि ठीक है इन बातों को छोड़ो। वो उसे एक जेट पेंडेंट देके कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी शादी बचपन में ही तय कर दी थी, इसलिए तुम्हें अब हुटवान फैमिली में जाना होगा और वहाँ पर मिस लिशु के साथ शादी करना होगी। तो चेंगशू कहता है मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये डीमन सील काफी ज्यादा कमजोर हो गई है, इसमें से कोई और डीमन भी बाहर आ सकता है। तो मास्टर कहते हैं इन बातों को छोड़ो क्योंकि लिशु बहुत ही खूबसूरत लड़की है, तुम उसे देखोगे तो शादी करने पे मजबूर हो जाओगे। तो चेंगशू कहता है कि आप इतना फोर्स कर ही रहे हैं तो मैं चला ही जाता हूँ। मास्टर कांपने लगते हैं तो चेंगशू कहते हैं मास्टर आप ठीक तो है ना? तो मास्टर कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो बस थोड़ा सा उस डीमन के साथ लड़ते हुए मेरी एनर्जी वेस्ट हुई, इसीलिए मैं थोड़ा वीक महसूस कर रहा हूँ। फिर मास्टर बड़े प्यार से उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रख के उसे कहते हैं कि मेरे बच्चे तुम्हें उन 10 सॉर्ड्स को भी ढूंढ के लाना होगा और मैं जानता हूँ कि ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। और इस शादी के पीछे भी काफी ज्यादा राज छुपे हैं जिनका तुम्हें बाद में पता चलेगा, इसीलिए अब तुम मेरी फिक्र नहीं करो बल्कि अपने रास्ते के लिए निकलो। ये कह के मास्टर उसे प्यार करते हैं तो चेंगशू भी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम यूरी और आरी को देखते हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ हमें पहले भी दिखाए गए थे। उनके घर का मालिक उनको घर से निकाल देता है कि इतने थोड़े पैसे में मैं तुम लोगों को इस घर में नहीं रहने दूंगा। फिर वो अपनी वाइफ को लेके वहाँ से जा रहा था तो उन दोनों के सामने मिस ली आ जाती है। मिस ली देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लेकिन बोल्ड कैरेक्टर की लड़की लग रही थी। वो उसे देखते ही कहती है कि लियो क्या तुम किसी मुश्किल में हो? मुझे लगता है कि तुम लोगों के पास रहने के लिए कोई घर नहीं। तो लियो भी कहता है कि आपने बिल्कुल सही सोचा, हमारे पास कोई घर नहीं और हम घर की तलाश में यहाँ वहाँ फिर रहे हैं। तो मिस ली कहती है कि थोड़ी देर यहाँ पर ही रुको, मैं तुम्हारे लिए घर ढूंढ के आती हूँ। मिस ली उसी घर के अंदर दाखिल हो जाती है जहाँ से मिस्टर लो को निकाला गया था। वो वहाँ पर आके मालिक मकान से कहती है कि इस घर का मालिक कौन है? तो वो कहता है कि मैं हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर अंदर कहाँ घुसे आ रही हो? तो वो उसे कहती है मुझे ये बताओ क्या ये मास्टर लूरू का घर है? तो वो कहते हैं कि जी ये मास्टर लूरू का ही घर है। तो मिस ली बड़ी अदा से कहती है कि चलो ठीक है जिसका भी है आज से ये घर मेरा हुआ। तो उस घर का मालिक कहता है कि जरा जुबान संभाल के बात करो, तुम्हें पछताना भी पड़ सकता है। तो मिस ली हंसते हुए कहती है कि अच्छा मुझे पछताना पड़ सकता है? तो घर का मालिक कुछ नौकरों से कहता है कि इसके ऊपर अटैक करो। मिस ली तो देखने में थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडी लग रही थी, इसीलिए वो उसके नौकरों को एकदम हवा में उछालते हुए गायब कर देती है। ये देखते ही घर का मालिक भी फौरन वहाँ पर उड़ के आता है और उनसे कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मिस ली तो उसे भी एकदम हवा में उछाल देती हैं और उसे कहती है मेरे प्यारे जल्दी से इस पिल को खा लो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। वो भी चुपचाप पकड़ के उस पिल को मुंह में डाल लेता है जिसकी वजह से उसमें ब्लैक कलर का उरा निकलने लगता है और वो एकदम से मिस ली का पेट की तरह बिहेव करता है और उन्हें कहता है कि माय लेडी मैं आपको किस तरह से सर्व कर सकता हूँ। दूसरी तरफ चेंगशू को देखते हैं जो कि जंगल में से जा रहा था तो उसकी शॉर्ट स्पिरिट भी निकल के उसके बाहर आ जाती है और उससे बातें करना शुरू करती है और उसे कहती है पागल चेंगशू तुमने अपनी इतनी मजे की रात क्यों बर्बाद कर दी और यहाँ पर जंगलों में मेरे साथ घूम रहे हो? जाओ वापस और अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करो, क्या पता तुम्हारे थोड़े भाग खुल जाएं। इधर चेंगशू के भी दिल और जज्बात दोनों ही टूटे हुए थे, इसीलिए उसे उसकी बातें सुन के काफी गुस्सा आता है। तो कहता है कि तुम तो अपनी बकवास बंद ही रखो, लेकिन वो दोबारा फिर भी बड़बड़ किए जा रहा था। तो चेंगशू को काफी गुस्सा आता है, अपनी सोट को जोर से दुबाता है और उसकी सोट के दुबाते ही उसके सर में बहुत बुरी तरह से दर्द शुरू हो गया था, इसीलिए उसकी जुबान भी बंद हो जाती है। फिर चेंगशू थोड़ा सा आगे जाता है तो वहाँ पर हम एक बीस्ट को देखते हैं जो कि एक स्पिरिचुअल उरा में कैद था। तो सॉर्ड स्पिरिट उसे कहती है कि चेंगशू ऐसा करो, इस बीस्ट को मार दो और अपनी सॉर्ड के साथ इसकी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लो, इस तरह से मैं भी थोड़ा पावरफुल हो जाऊंगा और तुम भी। तो चेंगशू उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये लिशु की फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए उसकी भी किसी चीज को मैं उसकी परमिशन के बगैर टच भी नहीं करूंगा। ये बात करके वो दूसरी तरफ चलना शुरू करता है तो सॉर्ड स्पिरिट कहती है कि ये आदमी कितना ही ज्यादा बेवकूफ है, सारे मौकों को बेफजूल में ही गवाए जा रहा है। तो चेंगशू पीछे की तरफ मुड़ता है और अपनी सॉर्ड स्पिरिट से कहता है कि क्या अभी तुमने कोई बात की है? तो वो कहता है नहीं नहीं मैंने तो कोई बात नहीं की, बल्कि मैं तो आपकी तारीफें कर रहा था कि आप कितने ऑनेस्ट हैं। चेंगशू उसकी बात सुन के स्माइल पास करता है और कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मेरी तारीफें ही करते रहो, वरना तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूँ, बेवकूफ कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गया। दूसरी तरफ मिस ली ने उस घर को खाली करवा लिया था तो ली यांग के पास आके उसे कहती है कि मैंने इस घर को खाली करवा लिया, अब तुम और तुम्हारी वाइफ इस घर में इजीली रह सकते हो और कोई भी तुम्हें इस घर से नहीं निकालेगा। तो वो दोनों मियाँ बीवी मिस ली का शुक्रिया अदा करते हैं। तो मिस ली उन्हें कहती है कि ये घर काफी दिनों से बेकार पड़ा है और इसकी सफाई भी होने वाली है। मिस ली की बात सुनते ही आरी वहाँ से चली जाती है ताकि उस घर की साफ सफाई कर सके। तो मिस ली भी लोयान से कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे और काबिल आदमी हो, देखो मैंने तुम्हें ये घर रहने के लिए दिया, तुम यहाँ पर हंसी खुशी रह सकते हो, अगर इसके अलावा भी तुम्हारा कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं इसे सॉल्व कर दूंगी। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मिस ली थोड़े बोल्ड कैरेक्टर की लड़की लग रही थी, इसीलिए वो लियोन के पास होके उसे कहती हैं कि तुम देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारे और हैंडसम लग रहे हो, अगर तुम कुछ लम्हे मेरे साथ गुजारो तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बड़े बड़े गिफ्ट दूंगी। लेकिन लियोन बेचारा सीधा साधा आदमी था और अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता था, इसीलिए शराफत का मारा पीछे खिसक जाता है और कहता है कि नहीं नहीं लेडी, आपका बहुत ज्यादा थैंक यू, जो आपने किया वो काफी है। और सारे मर्दों की तरह वो भी अपनी बीवी
से डरता ही होगा, इसीलिए फौरन से मिस ली को ग्रीट करते हुए वहाँ से भाग जाता है कि कहीं उसकी बीवी ना उसे देख ले। तो मिस ली को भी पता चल चुका था कि यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं, इसीलिए स्माइल पास करते हुए कहती है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा शरीफ है, तो चलो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मुझे तो हैंग टोंग की फैमिली के सन इन लॉ से भी मिलना है। दूसरी तरफ हम लिंजी को देखते हैं जिसके अंकल उसे डांट रहे थे कि तुम्हें चैंग शू के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, आही को वो तुम्हारा हस्बैंड है और इतनी नोबल फैमिली से भी बिलोंग करता है। तो लिंगशी भी उन्हें कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। तो लिंगशी के अंकल उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम छोटी हो के मेरे आगे जुबान चला रही हो। वहाँ उनके ग्रैंडफादर भी बैठे थे जो कि उन्हें कहते हैं कि इस बात को अब यहाँ पर ही खत्म करो। तो लिंगशी के ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और अपने हस्बैंड के साथ बात करने की कोशिश करो, हो सकता है कि तुम दोनों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो लिंगशी अपने ग्रैंडफादर को ओके बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर उसे मिल जाती है जो कि देखने में उससे भी ज्यादा क्यूट और छोटी थी। तो वो उसे कहती है कि दीदी मुझे लगता है कि आप मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ खुश नहीं। और फिर अपनी सिस्टर से कहती है कि क्या ग्रैंडफादर आपको अभी भी डांट रहे थे। तो वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हमेशा मेरी भलाई के लिए ही मुझसे बात करते हैं। तो चूजी कहती है कि काश ऐसा होता, मेरे फादर आपके लिए किसी पावरफुल लड़के को सिलेक्ट करते तो आज आप इतनी परेशान ना होती। तो उसकी सिस्टर उसे कहते हैं कि चूजी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हमें कभी भी किसी इंसान की अपीयरेंस देख के उसके इंटरनल के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है कि वो इंसान बहुत अच्छा भी हो। तो चूजी भी अपनी सिस्टर की बात सुन के वहाँ से जाती है और कहती है कि मैं तो इस राज का पता लगा के ही छोड़ूंगी। दूसरी तरफ टाउन में हम यंग मास्टर शेंगू को देखते हैं जो कि लियो की बीवी यूरी को छेड़ रहा था और उसे कहता है कि तुम एक गरीब आदमी के साथ रहती हो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जिंदगी के मजे दूंगा। तभी उसका हस्बैंड लियो वहाँ पे आ जाता है और उसे मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ को पब्लिक एरिया में छेड़ने की। तो यंग मास्टर के आदमी भी लियो को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन लियो को बचाने के लिए वहाँ पर चैंग शू आ जाता है। तो यंग मास्टर चैंग शू को देख स्माइल पास करते हैं और उसे कहते हैं अच्छा हुआ आज तुम मेरे सामने खुद ही आ गए हो, पहले दिन तो तुम लिशु की वजह से बच गए थे लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ शेंगू के लोग अभी भी लियो के साथ फाइटिंग किए जा रहे थे और लियो की पावर काफी कम पड़ रही थी। तो चैंग शू अपनी पावर लियो में ट्रांसफर करता है ताकि वो थोड़ा पावरफुल हो सके। लियो इस पावर को पाते ही काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था और एक ही झटके में उसके सारे आदमियों को दूर फेंक देता है। ये देख के यंग मास्टर शेंगू को भी बहुत गुस्सा आता है, वो फौरन से लियो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लियो लेकिन अपने ही पावरफुल अटैक से शेंगू को भी दूर फेंकता है। शेंगू की सोट दूर होते ही वो कमजोर पड़ गया था। तो लियो अपनी सोट उसके गले पे रख के कहता है कि अगर आइंदा के बाद तुमने मुझे या मेरी बीवी को तंग करने की कोशिश की तो ये सोट सीधा तुम्हारे पेट में खोंपूंगा। फिर मास्टर के सैनिक उसके पास आके शेंगू को उठा के खड़ा करते हैं। तो शेंगू भी गुस्से में लियो से कहता है कि आज तो तुम इस चैंग शू की वजह से बच गए लेकिन आइंदा के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके जाते ही लियो चैंग शू के पास आता है और उसे शुक्रिया अदा करता है कि आपने आज मेरी और मेरी बीवी की जान बचाई और ये मेरी आज की कमाई है जिसे मैं गिफ्ट के तौर पर आपको देना चाहता हूँ। लेकिन चैंग शू भी कहाँ वो लेने वाला था, इसीलिए उसे कहता है कि नहीं नहीं शुक्रिया, मैं इसी कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो यूरी भी उसे कहती है कि सीनियर ब्रदर आपने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मेरे कहने पर ही आप इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लें और हमारी आज की कमाई आप ले लें। तो यूरी के कहने पर वो उनकी आज की कमाई ले लेता है, लेकिन उसी वक्त उसकी सॉर्ट स्पिरिट बाहर आके उसे कहती है कि तुमने आज के दिन तो इनको बचा लिया लेकिन आइंदा के बाद दोबारा फिर से वो यंग मास्टर इनके पास आएगा और इन्हें जरूर तंग करेगा। तो चैंग शू अपने स्पिरिट सॉर्ट से कहता है कि हाँ मैं इस बात के बारे में जानता हूँ। फिर चैंग शू अपने पास से एक स्पिरिचुअल बुक निकाल के मिस्टर लू को देता है और उसे कहता है कि ब्रदर आप इस बुक को रख लें और मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगा। इस बुक में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग टेक्निक्स हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें सीख लें ताकि आप खुद को और अपनी बीवी को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन याद रखिएगा कि इस बुक में जो टेक्निक है उन्हें सीखने के लिए आपको काफी हार्ड वर्क करना होगा। तो मिस्टर लियो नीचे झुकते हुए उसे थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह से अदा करूं और मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा ताकि खुद को और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सकूं। फिर चैंग शू आगे जंगल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जहां पर कोई जानवर मरा हुआ देखता है। तो पता चलता है कि इसके ऊपर किसी बीस्ट के खून का निशान है। ये बात सुनते ही उसकी सॉर्ट स्पिरिट जिसका नाम हमें देजू बताया जाता है, देजू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब हम किसी टाइगर बीस्ट की सोल को खुद में अब्सॉर्ब कर सकेंगे, फिर मेरी सॉर्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और इस तरह से तो हम उन 10 सॉर्ट्स को भी जल्द ही ढूंढ लेंगे और वापस अपने मास्टर के पास चले जाएंगे। तो चैंग शू भी उसे कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, अब हमें और भी दूसरे टाइगर बीस्ट को ढूंढना होगा ताकि हम उनका शिकार कर सकें। चैंग शू को इस बात का एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा था तो भागता हुआ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। दूसरी तरफ हम लोग चूजी को देखते हैं जो कि उसका पीछा कर रही थी और कहती है कि ब्रदर इन लॉ मैं आपको मार के अपनी बहन को आपके चुंगल से आजाद कर दूंगी। फिर चूजी सामने की तरफ देखती है तो उसे झाड़ी हिलती हुई महसूस होती है। तो चूजी को लगता है कि यहाँ पर छुपा है मेरा ब्रदर इन लॉ, लेकिन वहाँ से तो एक बहुत ही बड़ा सा टाइगर बीस्ट निकल आया था। चूजी तो उससे बचने के लिए उसके ऊपर एक वार भी करती है, लेकिन वो टाइगर बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसके ऊपर जोर से दौड़ता है। चूजी डरते हुए आगे की तरफ भागना शुरू करती है। दूसरी तरफ हम एक शराबी आदमी को देखते हैं जो कि शराब पीता हुआ गाने गा रहा था। फिर उस आदमी को पता नहीं क्या सूझती है तो ट्रक के ऊपर चढ़ के वहाँ लेट जाता है और कहता है कि वाह आज तो नजारे ही कमाल के हैं। दूसरी तरफ चूजी भी भागते हुए उसी तरफ आ रही थी, उसके पीछे वो टाइगर बीस्ट बुरी तरह से पड़ा हुआ था जो कि उसको छोड़ ही नहीं रहा था। तभी वो आदमी भी ट्रक से अचानक नीचे गिर जाता है। चूजी उसके ऊपर से क्रॉस करके दूर भाग गई थी तो वो टाइगर बीस्ट उस आदमी के ऊपर आके ही दौड़ना शुरू करता है। वो शराबी आदमी तो किसी और ही मूड में था, इसलिए टाइगर बीस्ट को देख के उस पर गुस्सा करता है और अपनी पर्पल लाइटनिंग का यूज करते हुए उसे दूर थ्रो कर देता है। चैंग शू भी दूर एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ ये सारा नजारा देख रहा था तो वो उस आदमी की पावर
पावर देख के हैरान रह जाता है। तो वो शराबी आदमी सीधा होके कहता है कि छोटी लड़की तुम्हारे पास क्या शराब होगी? तो वो कहती है मेरे पास कोई शराब नहीं है। ये देखते हुए वहाँ पर काफी ज्यादा बीस्ट आ जाते हैं जो कि एकदम से उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। तो वो शराबी आदमी चूजी से कहता है कि छोटी लड़की तुम तो यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो कहती है मेरे पाँव में मोच आई है, मैं कैसे भाग सकती हूँ। अब वो बीस्ट भी धीरे धीरे करके उन्हीं लोगों पे अटैक करने के लिए आ रहे थे। तभी हमारा हीरो यहाँ पर उड़ते हुए एंट्री मारता है और एक ही स्प्लैशिंग अटैक के जरिए उन सारे बीस्ट को दूर फेंक गिराता है। चैंगशो की पावर तो देखने के काबिल थी क्योंकि वो उड़ता हुआ सभी दरख्त को भी काट देता है। चूजी उसे देख के काफी हैरान होती है और उसे कहती है कि आप तो मेरी सिस्टर के हस्बैंड हैं। तो मुझे लगता था कि आप कोई पावरफुल इंसान नहीं, लेकिन आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तो चैंगशो से कहता है कि लिटिल सिस्टर तुम्हें किसने कहा कि मैं पावरफुल हूँ? ये कह के उसका पाँव टच करता है। तो वो कहती है खबरदार अगर तुमने मुझे टच करने की कोशिश की, लेकिन वो तो उसका पाँव पकड़ के मरोड़ देता है। तो चूजी खड़ी होकर उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। तो उसे पता चलता है कि उसके पाँव की मोच बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो खुशी से उछलने लगती है। तो चैंगशू उस आदमी को शुक्रिया बोलता है और उसे कहता है आपकी स्किल काफी ज्यादा कमाल है। तो वो आदमी भी उसे कहता है कि आप भी किसी से कम नहीं। दोनों एक दूसरे को शुक्रिया बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और ये कहते हैं हम एक दूसरे को जरूर मिलेंगे। फिर चैंगशू चूजी के साथ घर जा रहा था तो वो उसे कहती है मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा खुश होंगी अगर उसे आपकी रियल पावर्स का पता चलेगा। तो चैंगशू कहता है कि अभी उसे कुछ न बताना क्योंकि मैं अपनी स्वॉर्ड को मुकम्मल तौर पर यूज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम जूनियर मास्टर शेंगू को देखते हैं जिसके फादर उसे बुरी तरह से डांट रहे थे कि तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन से मार खा के आ गए हो। तो वो कहता है कि चैंगशू एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं बल्कि काफी पावरफुल आदमी है। तो शेंगू के फादर कहते हैं इसका मतलब कि उसे मारने के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ चैंगशू और सूजी बातें करते हुए घर की तरफ जा रहे थे तो उसके मास्टर अंकल सामने आ जाते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं कि इतनी रात के टाइम तुम दोनों कहाँ बाहर फिर रहे थे? क्या तुम दोनों नहीं जानते कि ये इलाका तुम दोनों के लिए सेफ नहीं? तो सूजी हंसते हुए अपने अंकल को बताने लगती है कि दरअसल मैं जंगल में घूमने के लिए गई थी। वहाँ पर काफी ज्यादा टाइगर बीस्ट आ गए थे और उन्होंने मुझे घेर लिया था, लेकिन एंड टाइम पर ब्रदर इन लॉ वहाँ पर आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। सच में अंकल मेरे ब्रदर इन लॉ की पावर्स तो कमाल की हैं, आप भी इनसे जरा बच के ही रहना। तो वो सूजी को गुस्से से कहते हैं कि तुम अंदर जाओ। फिर अगला अटैक उनका शेंजू की तरफ था और उसे कहते हैं कि क्या लड़के तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कोई मैनर नहीं सिखाए कि इतना लेट घर वापस नहीं आते? तो चैंगशू भी फनी अंदाज में उन्हें कहता है कि बूढ़े अंकल सॉरी सॉरी सॉरी, आइंदा के बाद मैं कभी भी घर लेट नहीं आऊंगा बल्कि टाइम से घर आ जाया करूंगा। इससे पहले कि वो अंकल उसे और भी डांटने लगते वो तो दूसरी तरफ को चलना शुरू कर देता है। तो उसके अंकल उसे कहते हैं कि लड़के यहाँ पर ही खड़े रहो, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। तो चैंगशू कहता है कि अंकल सुबह बात करेंगे, अभी मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अंदर शूजी भी उसकी ये बात सुन लेती है तो उसके लिए स्नैक बनाने चली गई थी। दूसरी तरफ अंकल भी गुस्से से बड़बड़ाए ही जा रहे थे कि पता नहीं ये क्या लड़का है, इसको तो बेसिक मैनर भी नहीं कि किसी बड़े से खड़े होकर बात करते हैं, और पता नहीं मेरे ब्रदर ने इसमें ऐसा क्या देखा कि अपनी बेटी की शादी ही इसके साथ करवा दी। चूजी भी दूसरी तरफ अपने अंकल की बातें सुन के काफी हंस रही थी क्योंकि वो तो अपने अंकल को पहले ही काफी खड़ूस समझती थी। फिर चूजी दीवार से कूद के अपने ब्रदर इन लॉ के रूम में आ जाती है तो उसके ब्रदर इन लॉ कहते हैं कि तुम इतनी देर तक यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है आपने कहा था ना कि मुझे भूख लगी है, ये देखे मैं आपके लिए अपने हाथों से स्नैक्स बना के लाई हूँ, और एक स्नैक पकड़ के उसके मुंह में भी दे देती है। तभी उसकी सिस्टर लिंजू भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि लिटिल सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि रात का ये वक्त हो चुका है? तो चूजी भागते हुए अपने सिस्टर के पास जाती है और कहती है सिस्टर मुझे आपको बहुत ही जरूरी बात बतानी है ब्रदर इन लॉ के बारे में। लेकिन उसकी सिस्टर उसे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस टाइम तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए? लेकिन चूजी तो किसी बात का जवाब नहीं देती बल्कि अपनी सिस्टर से कहती है कि आपको पता है हम लोग टाउन से बाहर गए थे, वहाँ पर काफी ज्यादा बीस्ट ने मुझे घेर लिया था। तो चैंगशू फौरन से उसकी बात काट के उसे कहता है कि तुमने जो स्नैक बनाए बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं। तो लिशु भी अपने हस्बैंड को डांटते हुए कहती है कि तुम मेरी सिस्टर को टाउन से बाहर क्यों लेके गए थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो इलाका तुम लोगों के लिए कितना खतरनाक है? तो चूजी भी जल्दी से कहती है कि ब्रदर इन लॉ मुझे लेके नहीं गए थे बल्कि मैं तो वहाँ पर खुद गई थी। तो उसकी सिस्टर उसे कहती है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो शेंगसू भी खाना खाते खाते हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम दोनों सिस्टर्स तो काफी ज्यादा फनी हो। तो लिशु उसे कहती है कि तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हारी खबर लूंगी। तो शूजी कहती है कि मुझे पता है कि आप ब्रदर इन लॉ को इतना जल्दी जल्दी खाना खाने के लिए क्यों बोल रहे हो, ताकि उसके बाद आप दोनों आपस में नाइट स्पेंड कर सको। चैंगशू ये बात सुन के हंसना शुरू कर देता है। तो लिशु उसे डांटती है कि तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, तुम अपने रूम में जाओ। फिर शूजी वहाँ से चली जाती है। तो लिशु अपने हस्बैंड से कहती है कि अपना खाना जल्दी खत्म करो क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। उसके बाद वो उसे लेके घर से बाहर आ जाती है। तो चैंगशू से कहता है कि इतनी रात को क्या हम मूनलाइट में डिनर करने आए हैं या डेट मारने आए हैं? तो लिशु उसे कहती है कि हर जगह पर तुम्हारा फजूल रोमांस शुरू हो जाता है, मैं तो तुम्हें यहाँ पर एक काम की बात बताने आई हूँ। फिर लिशु उसे एक सर्कल दिखाते हुए कहती है कि ये हमारी फैमिली का स्पिरिचुअल ईरा है और इसमें काफी ज्यादा स्पिरिचुअल बीस्ट की एनर्जी भी अब्सॉर्ब है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन करो ताकि थोड़ी सी एनर्जी तुम में भी आ जाए और तुम थोड़े पावरफुल हो सको, क्योंकि मैं तो रोजाना 2 घंटे
यहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन करती हूँ ताकि अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बना सकूँ, और ये अप्रूवल मुझे मेरे फादर ने दिया था, इसीलिए मैं तुम्हें भी ये अप्रूवल देती हूँ कि तुम इसमें से एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकते हो। तभी देजू बाहर आ जाता है और कहता है कि वाओ ये तो मजे की चीज है, मैं तो इसमें से एक ही घंटे में सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लूंगा। तो चेंगशू से कहता है कि लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता कि तुम मुझ पे इतनी मेहरबान किस लिए हो रही हो। तो लिशु से कहती है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, ताकि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं, और अगर शैंग फैमिली ने मेरी फैमिली के ऊपर हमला किया तो मेरे साथ कोई तो होना चाहिए जो उनके साथ फाइटिंग कर सके। तो देजू भी चेंगशू के पास होकर कहता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा पागल है, इसे ये नहीं पता कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा पावर्स मौजूद हैं और तुम तो ये सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करके फौरन से यहाँ से चलते बनोगे। तो लिशु उसे सोचों में गुम देखती है तो उससे कहती है कि तुम्हें जल्दी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी मैं हर किसी को नहीं देती। तो चेंगशू भी रोमांटिक होते हुए कहता है कि मेरी प्यारी वाइफ तुम्हें मेरे लिए इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। तो लिशु कहती है कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही बल्कि मुझे अपनी फैमिली की फिक्र है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग चेंगशू को देखते हैं जो कि देजू के साथ एक पहाड़ पे आ जाता है। तो देजू उसका सर खाए जा रहा था कि तुम भी बहुत ज्यादा पागल लड़के हो, वो तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही थी जिसे अवेल करके तुम पावरफुल हो सकते थे, तो तुमने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल क्यों नहीं किया। तो चेंगशू कहता है कि पागल मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है। तो देजू भी कहता है कि हाँ मुझे बताओ कि ये प्यार क्या होता है, क्योंकि मुझे तो शॉर्ट में रहते हुए कभी प्यार ही नहीं हुआ। तो चेंगशू से कहता है कि इन बातों को छोड़ो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं और मुझे तो पता है कि तुम तो सिंगल ही मरोगे। तो चेंगशू से काफी ज्यादा चढ़ा रहा था जिसकी वजह से देजू को काफी गुस्सा आता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग चेंगू को देखते हैं जो कि चेंगशू के घर पर आ जाता है और जोर जोर से चिल्ला के कहता है कि हम तुम्हें फाइट के लिए बुलाने आए हैं, बाहर आओ और हमारे साथ फाइट करो। दरवाजे के अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो शेंगू का सैनिक आगे बढ़ के दरवाजा तोड़ देता है। वहाँ पर लिशु आ जाती है और उसे कहती है कि मिस्टर शेंगू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो शेंगू उसे कहता है कि खूबसूरत लड़की तुम तो यहाँ से दूर ही हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बेकार हस्बैंड को फाइट के लिए चैलेंज करने आया हूँ, उसे कहो बाहर आए और मेरे साथ फाइटिंग करे। तो लिशु उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड अभी आपके साथ फाइटिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट की स्किल्स अभी इतनी पावरफुल नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने हस्बैंड की जगह मैं तुम्हारे साथ फाइटिंग कर सकती हूँ। तो शेंगू सोचता है कि तुमने अपनी शादी वाले दिन मुझे काफी बेइज्जत किया था, तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी। तो फिर नेक्स्ट सीन हमें अरीना का दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों फाइटिंग के लिए आ चुके थे। सभी लोग उन दोनों को देख के कह रहे थे कि चेंगशू कितना ही बेकार आदमी है, उसने आगे अपनी फाइव को लगा दिया ताकि वो उसके साथ फाइटिंग कर सके। तो लिशु फाइटिंग से पहले शेंगू से कहती है कि मेरी शॉट काफी ज्यादा बेकाबू है, इसीलिए अगर फाइटिंग के दौरान तुम्हें ज्यादा लग गई तो तुम इसका बदला मेरी फैमिली से ना लेना। तो शेंगू कहता है कि इस बात का फैसला तो बाद में होगा। ये कहकर वो एक पिल खाता है जिससे उसकी पावर डबल हो जाती है। फिर लिशु भी यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू करती है। दूसरी तरफ उसके अंकल एल्डर मास्टर से कहते हैं कि देखे जरा, लिशु ने हमसे पूछा भी नहीं और फाइटिंग के लिए हाँ बोल दी है। तो लिशु के ग्रैंडफादर उन्हें कहते हैं कि ये यंग मास्टर मेरी बेटी को बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, तो उसे तो इस बात का सबक मिलना ही चाहिए। दूसरी तरफ अरीना में इन दोनों के दरमियान में जबरदस्ती फाइटिंग शुरू हो गई थी जिसमें वो दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। लिशु के एक अटैक की वजह से शेंगू दूर जाके गिरने लगता है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है और लिशु के ऊपर भी बराबर का अटैक करता है। उस अटैक की वजह से लिशु भी दूर को धकेली गई थी। शेंगू अपना दूसरा अटैक करने ही वाला था कि वहाँ पर चेंगशू आ जाता है और उसे कहता है कि अरे लड़के वहाँ पर ही रुक जाओ। तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों की फाइटिंग चल रही थी। तो शेंगू लिशु से कहता है कि तुम्हारे पास बस दो ही ऑप्शन है, या तो मुझे चेंगशू का पता बता दो तो या फिर मेरे साथ फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तो लिशु भी खड़े होते हुए से कहती है कि मेरे पास तीसरा ऑप्शन भी है, और ये कहते हुए वो अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक यानी कि आइसिंग ड्रैगन को समन कर लेती है और उसके ऊपर एक अटैक कर देती है। लेकिन शेंगू भी इस टेक्निक की वजह से कमजोर नहीं पड़ने वाला था, इसलिए वो भी अपने चारों तरफ एक मजबूत शील्ड क्रिएट कर लेता है, इसीलिए वो इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। दूसरी तरफ हम लिशु के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि कहते हैं कि लिशु बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़की है, देखो ना उसने कितनी कम उम्र में ही हमारी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक भी सीख ली है और उसे कितने अच्छे से परफॉर्म भी कर रही है। दूसरी तरफ शेंगू भी लिशु से कहता है कि भाई तुम्हारी ये टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल की थी, लेकिन मेरे आगे ये टिक नहीं पाई और अब तुम जरा मेरी पर्पल टेक्निक का मजा चखो। ये कहते हुए वो अपने पर्पल टेक्निक को एक्टिवेट करके उसकी तरफ थ्रो कर देता है। दूसरी तरफ हम चेंगशू को देखते हैं जो कि एक टाइगर बीस्ट की पावर को खुद में अब्सॉर्ब कर रहा था। दूसरी तरफ हम सूजी को देखते हैं जो कि बागी चेंगशू के पास आती है और उसे बताती है कि शेंगू बहुत ज्यादा गुस्से में हमारे घर आया था। दरअसल जिस टाइम शेंगू उनके घर पे आया था तो सूजी ने छुपके उसे देख लिया था कि वो बहुत बुरी तरह से लिशु को डांट रहा है, और सूजी को इस बात का भी अंदाजा हो चुका था कि हो सकता है कि इन लोगों की आगे फाइटिंग हो सके, इसलिए वो फॉरेस्ट में चेंगशू को बुलाने के लिए भागी आ गई थी। तो भले चेंगशू की बीवी उसे घास भी नहीं डालती, लेकिन चेंगशू भी तो अपनी बीवी से प्यार करता था, इसीलिए भागा उसके साथ वहाँ के लिए निकल जाता है। और रास्ते में जाते हुए वो दोनों ही सिटी एरिया में से गुजरते हैं जहाँ पर सिटी के लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरीना में शेंगू और लिशु की बहुत जबरदस्त किस्म की फाइटिंग चल रही है और चलो हमें भी वहाँ पर चलना चाहिए ताकि जल्दी पहुंचकर हम भी उस फाइटिंग को देख सकें। तो शेंगशू जैसे ही ये बात सुन लेता है तो वो भी डबल स्पीड के साथ अरीना की तरफ भागना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वहाँ चौक में ही वो शराबी आदमी बैठा हुआ शराब पी रहा था, वो भी ये बात सुन लेता है, वो भी अरीना की तरफ ही जाना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिशु तो निडाल होकर नीचे बैठी हुई थी और शेंगू उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से जा रहा था। तभी वहाँ पर चेंगशू भी पहुंच जाता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेंगशू आते ही उसे कहता है कि अरे लड़के वहाँ पर ही रुक जाओ।
तो शेंगू उसे देख के हंसना शुरू करता है और उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम इस जगह पर खुद ही आ गए हो, वरना मैंने तुम्हें ढूंढ ही निकालना था। तो चैंगशू से कहता है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि अपनी मौत को ढूंढ निकाला है। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता, क्योंकि तुमने मेरी प्यारी बीवी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है, इसकी माफी तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। उसकी बात सुन के एल्डर मास्टर कहते हैं कि तुमने यंग मास्टर शेंगू को जो भी कहा है तुम उनसे माफी मांग लो ताकि ये लड़ाई यहाँ के यहाँ ही खत्म हो जाए। लेकिन चैंगशू कहता है कि अरे बुड्ढे चुप करके ही बैठा रह, तुझे क्या लगता है कि मैं इस शेंगू से माफी मांगूंगा? और वैसे भी इस लड़ाई की शुरुआत तो इसने की है, इसीलिए इस लड़ाई का अंजाम तो मैं ही करूंगा। अब शेंगू से भी यहाँ पर इतनी भरी सभा में अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो भी अपनी तलवार पकड़ता है ताकि चैंगशू के ऊपर अटैक कर सके और उड़ते हुए उसके ऊपर एक अटैक करने के लिए आता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो शराबी आदमी आ जाता है और शेंगू से डबल स्पीड में उड़ते हुए आके उसके कान के नीचे एक जोर की बजाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की। और उस अटैक की वजह से शेंगू दूर जाके गिरता है और एकदम ऊपर उठ के कहता है कि अंकल शेंगजू आप। तो पहली दफा हमें इस शराबी आदमी का नाम पता चलता है कि इसका नाम शेंगजू था, जो कि इसके अंकल थे। तो शेंगू एकदम उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है अंकल आपने गलत आदमी को मारा, मैं इसके साथ फाइटिंग नहीं बल्कि ये मेरे साथ फाइटिंग कर रहा था। तो अंकल दोबारा फिर से उसको एक लात मार के नीचे गिरा देते हैं और उसे कहते हैं कि अभी के अभी तुम शेंगजू से माफी मांग। शेंगू को अपने अंकल की हरकत पे काफी गुस्सा आता है, इसलिए गुस्से से वो चैंगशू की तरफ देखने लगता है। लेकिन दोस्तों अंकल तो दरअसल चैंगशू की असल पावर देख चुके थे, इसीलिए वो अपने भतीजे से कह रहे थे कि इससे दूर रहो। लेकिन शेंगू भी वहाँ का यंग मास्टर था, वो कहाँ उनकी बात सुनने वाला था, इसीलिए वो उसको गालियाँ निकालना शुरू करता है और उसे कहता है कि अरे तूने मेरे अंकल को क्या खिला दिया जो तेरे ही गुण गाए जा रहे हैं। और शेंगशू के ऊपर दोबारा फिर से एक अटैक करने के लिए जाता है। पीछे से अंकल भी उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो अंकल खुद ही शेंगशू के सामने जाके अपने हाथ जोड़ देते हैं और उसे कहते हैं कि मास्टर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी असल पावर देखी हुई है, लेकिन ये नादान है, इसे आपके बारे में कुछ नहीं पता। तो शेंगशू भी उन्हें कहता है कि इट्स ओके, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैंने इसे माफ कर दिया और मैं इस फाइटिंग को खत्म करना चाहता हूँ। फिर वहाँ से बड़ी शान से जाने लगता है और सीधा लिशु के पास आ जाता है। लिशु जो कि अभी भी वहाँ पर गिरी हुई ये सारा नजारा देख रही थी और काफी हैरान थी। तो शेंगशू उसके आगे हाथ कर देता है उसे उठाने के लिए। तो लिशु उसका हाथ झटक देती है और उसे कहती है कि अभी भी मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं उठ के खड़ी हो सकूं। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है तो हम अंकल शेंगजू को देखते हैं, जिसका एल्डर ब्रदर उसे डांट रहा था कि तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश कैसे की। तो अंकल शेंगजू कहते हैं कि शुक्र करो मैंने तुम्हारे बेटे को बचा लिया है। या एल्डर मास्टर को उसकी बात सुन के काफी गुस्सा आता है तो अपने ब्रदर के ऊपर ही अटैक कर देता है। यहाँ पर अंकल शेंगजू भी उल्टा अपने भाई के ऊपर अटैक करके उसे दूर गिरा देते हैं। तभी अंकल के पीछे से मिस लू आ जाती है और वो उसके ऊपर एक ही अटैक करती है, जिसकी वजह से वो पीछे को होकर गिरते हुए मर जाता है। तो ये देख के एल्डर मास्टर काफी हैरान होते हैं कि इतने पावरफुल बंदे पर तुमने एक ही अटैक किया और वो मर गया। अब एल्डर मास्टर यहाँ पर मिस लू के सामने झुक जाते हैं। तभी वहाँ पर शेंगू भी आ जाता है तो मिस लू उसके मुंह में एक पिल डाल देती है, जिसकी वजह से वो तो मिस लू का गुलाम बन जाता है और उनके पीछे पीछे फिरने लग पड़ता है। तभी वो उनसे कहती है कि मुझे ज़ैंग फैमिली के मेंबर्स को चाहिए, क्योंकि उनका ब्लड बहुत ज्यादा प्योर है। तो वो लोग दोनों ही हाँ में सारी हिला देते हैं। दूसरी तरफ हम चैंगशू को देखते हैं कि जो कि अपनी वाइफ से कह रहा था कि ठीक है अब मैं फॉरेस्ट की तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं काफी ज्यादा बीस्ट को मार के उनकी एनर्जी खुद में एब्जॉर्ब कर सकूं। तो लिशु उसे कहती है कि ठीक है इस जैंट पेंडेंट को तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। तो चैंगशू को अपनी प्यारी सी वाइफ पर काफी ज्यादा प्यार आता है तो उसके साथ रोमांस करना शुरू करता है। तो वो भी उसे झटक देती है और उसे कहती है कि चलो जाओ यहाँ से और अपने काम पे फोकस करो। तो लिशु उसे कहती है कि अब ठीक है जाओ अपनी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो और अगर तुम पावरफुल बन के वापस ना आए तो मैं तुम्हारा कत्ल ही कर दूंगी। दूसरी तरफ हम चैंगशू को फॉरेस्ट में देखते हैं कि वो अपने पास लियो को बुला लेता है। तो लियो उसके सामने आता हुआ ग्रीट करता है और उसे कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो चैंगशू उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर फाइटिंग करना सिखाऊंगा ताकि तुम अपने आप को और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सको, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा लिजर्ड बीस्ट रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उनका कत्ल करके उनकी स्किन को और उनकी पावर्स को खुद में एब्जॉर्ब करते हुए पावरफुल बन सको और बीस्ट की पावर को खुद में एब्जॉर्ब कर लोगे और उसकी स्किन को बाजार में बेच के अच्छी खासी इनकम भी कमा सकते हो। तो लिंक्सी चैंगशू की बात सुन के उसे शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है कि आपका एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और जिस तरह से आप कहेंगे मैं उसी तरह से करूंगा। तो चैंगशू से कहता है कि अगर तुम मेरा एहसान उतारना ही चाहते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। उन दोनों के आपस में बातें करते ही सामने से एक बहुत ही बड़ा सा लिजर्ड बीस्ट आ जाता है, जिसे देखते ही ल्यूयन उसके ऊपर एकदम से अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो बीस्ट तो उसके ऊपर एक ऐसा जोरदार अटैक करता है तो वो पीछे को धकेला जाता है, क्योंकि लूशियन की पावर अभी तक इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो एक बड़े बीस्ट को संभाल सके। तो लूशियन हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि ये तो उसका पहला इम्तिहान था। वो लिजर्ड भी उड़ते हुए आके उसके ऊपर अटैक करती है तो लूशियन भी नीचे बैठा हुआ उसका पेट चीर देता है। वो मॉन्स्टर तो इस अटैक की वजह से काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। लूशियन भी इस बात का फायदा उठाते हुए अपनी सोर्स के क्लोन बनाते हुए उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है। वो लिजर्ड इतने बड़े अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाता और थोड़ी ही देर बाद तड़प तड़प के दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ चैंगशू भी एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ ये सारा नजारा देख रहा था और उसे लूशियन की ये हरकत देख के काफी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ कि चलो अच्छा हुआ कि इसने शुरुआत तो अच्छी ही कर ली है। फिर वो सोचता है कि आगे के बीस्ट को तो ये खुद ही निपट लेगा, ये सोचता वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लूशियन काफी ज्यादा खुश होते हुए उसकी तरफ मुड़ के देखता है, लेकिन वहाँ पर चैंगशू नहीं था तो वो थोड़ा उदास हो जाता है। तो चैंगशू वहाँ पर अकेला खड़ा हुआ था। तभी उसकी छोटी स्पिरिट उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि तुम इस आदमी को अपनी टेक्निक सिखा के इसके ऊपर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, ये मत भूलो कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद उन 8 सॉर्ट्स को ढूंढना है। तो चैंगशू से कहता है कि तुम सॉर्ट में रहने वाली
स्पिरिट भला इमोशंस के बारे में क्या ही जानो, मैं उसे अपना दोस्त मानता हूँ, इसीलिए तो उसकी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें इन चीजों से क्या भी लेना देना, और आज तक कभी तुम्हारा कोई दोस्त भी बना है जो तुम्हें दोस्ती का मतलब भी पता हो, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सिंगल ही मरोगे। तो उसकी छोटी स्पिरिट कहती है कि हाँ ठीक है ना, अच्छी बात है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, और अगर होता भी तो मैं उसको मार के उसकी सोल को खुद में अब्सॉर्ब कर लेता। तो चैंगशू उसकी तरफ गुस्से से देखता है और उसे कहता है कि हाँ तुमसे तो यही उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद वो अपनी पॉकेट में से एक तरह का पाउडर निकालता है और उसे हवा में छिड़क देता है। तो वहाँ पर देखते ही देखते काफी सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये पाउडर उन सबको अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर फेंका गया था। तो उसकी छोटी स्पिरिट ये सब देख के कहती है कि अरे अरे तुमने ये क्या कर दिया, देखो तो सही यहाँ पर कितने मॉन्स्टर आ गए हैं, अब तुम इनके साथ कैसे फाइटिंग करोगे। तो चैंगशू कहता है कि तुम क्या डर गए हो। तो वो कहता है मैं एक डीमन सॉर्ट हूँ, मैं भला किस तरह से डरूंगा। लेकिन फिर डरते हुए सॉर्ट में वापस चला जाता है। चैंगशू भी अपनी सॉर्ट को हवा में लहराता है, बहुत ही जबरदस्त अटैक तैयार करता है और एकदम से जमीन के ऊपर एक बड़ा सा अटैक करता है, जिसकी वजह से वो तमाम मॉन्स्टर एक झटके में ही मारे जाते हैं। फिर चैंगशू उन तमाम मॉन्स्टर की सोल एनर्जी को अपनी सॉर्ट में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और फिर देखते ही देखते उस एनर्जी को आसमान के ऊपर थ्रो करता है। उस एनर्जी की वजह से आसमान के ऊपर काले बादल आना शुरू हो जाते हैं और वो सारी की सारी एनर्जी एक लाल एनर्जी में तब्दील होते हुए एक जमीन में एक गड्ढे के अंदर जाया जाती है। और इतनी फास्ट एनर्जी का एक गड्ढे में जाने की वजह से वहाँ से एक सॉर्ट अपेयर होती है। तो चैंगशू कहता है कि फाइनली उन 10 सॉर्ट में से एक सॉर्ट तो अपेयर हो ही गई है। तो चैंगशू कहता है कि मुझे सॉर्ट को लेने के लिए सबसे पहले वहाँ पर जाना होगा, अगर मैं वहाँ पर वक्त पर ना पहुंचा तो दूसरे लोग उसे लेने के लिए पहुंच जाएंगे। जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ, ली फैमिली के सारे लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं ताकि उस सॉर्ट को वहाँ से ले सकें। और ली फैमिली का यंग एल्डर कह रहा था कि सॉर्ट के अपेयर होने की वजह से हमारे एरिया में तबाही भी आ सकती है, इसीलिए उस सॉर्ट को सबसे पहले मैं ही हासिल करूंगा। दूसरी तरफ जू फैमिली का मेंबर कहता है कि मैं भी तो जरा देखूं कि तुम उस सॉर्ट को कैसे ले सकते हो, उस सॉर्ट को तो मैं ही लेके रहूंगा। अब ये दोनों फैमिलीज उस सॉर्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ मिस लू भी छत के ऊपर खड़े हुए ये नजारा देख रही थी और कहती है कि वहाँ तो लिशु का हस्बैंड भी ये लेने के लिए जाएगा, तो मैं उसे वहाँ पर ही देख लूंगी। दूसरी तरफ हम लिंगजी के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि वो सॉर्ट अपेयर हो चुकी है और हमारे लोगों को वहाँ पर जाना चाहिए ताकि उस सॉर्ट को हासिल कर सके। तो लिशु उनसे कहती है कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे सैनिक उस सॉर्ट को लेने के लिए वहाँ पर गए तो शैंग फैमिली हमारे ऊपर अटैक कर सकती है, क्योंकि अभी चैंगशू भी यहाँ पर मौजूद नहीं। तो उसके अंकल उसे कहते हैं कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इन बातों का नहीं पता, वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड तो किसी काम जोगा है नहीं, इसीलिए सबसे पहले हमें उस सॉर्ट को ही हासिल करना चाहिए। तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम लोग लड़ाई करना बंद करो, अभी के लिए सबसे ज्यादा वो सॉर्ट जरूरी है, तुम लोगों की लड़ाइयां मैं फिर कभी सुन लूंगा। दूसरी तरफ हम लोग चैंग फैमिली के मेंबर को देखते हैं जो कि अपने घर पे बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। तो उसका एक सैनिक आके उसे बताता है कि एक सॉर्ट अपेयर हुई है, सबसे पहले हमें उसे लेने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जियांग फैमिली भी उस सॉर्ट को लेने के लिए जा रही है। इससे पहले कि वो लोग इस सॉर्ट को लेने के लिए पहुंच जाए हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तो वो एल्डर मास्टर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर जियांग फैमिली सॉर्ट को लेने के लिए जा रही है, क्योंकि हम वहाँ पर जाके उनका सॉर्ट उरा सारा क्रिएट कर सकते हैं और उनकी फैमिली के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो उनका सैनिक कहता है कि क्या हमें स्पिरिचुअल सॉर्ट के लिए नहीं जाना चाहिए। तो एल्डर मास्टर कहते हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सॉर्ट को लेने के लिए मिस लू भी पहुंच जाएंगी, तो मिस लू सॉर्ट को हासिल कर लेंगी और किसी तरह से वो सॉर्ट हम तक पहुंच ही जाएगी। लेकिन अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जियान फैमिली को बर्बाद करना है, जैसा कि हमने मिस लू के साथ प्रॉमिस किया है। दूसरी तरफ लूशन अभी तक फॉरेस्ट में भी मौजूद था ताकि किसी बीस्ट का शिकार कर सके। तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर सॉर्ट के बारे में लड़ाई होने वाली है, तो वो सोचता है कि अब मुझे अपने घर जाना चाहिए ताकि मैं खुद को और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सकूं। जैसे ही वो अपने घर पे आता है तो उसकी वाइफ उसकी आवाज सुन के भागते हुए बाहर आती है और तभी उसके पीछे शेंगू भी दरवाजा खोल के खड़ा हो जाता है और अंगड़ाइयां लेते हुए उसे कहता है कि तुम्हारी वाइफ तो कमाल की है, 3 रातों के लिए इसे मेरे स्पुर्द कर दो तो मैं तुम्हें इसके बदले में काफी ज्यादा गोल्ड कॉइन्स दूंगा। तो दोस्तों कोई भी गैरतमंद हस्बैंड ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वो भी उस शेंगू के ऊपर एकदम से अटैक करता है। लेकिन शेंगू भी अपने आप को उस अटैक से बचा ही लेता है। तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुको, मैं किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम इसके साथ अकेले फाइटिंग नहीं कर पाओगे। तो शेंगू से कहता है कि देखो तुम्हारी वाइफ तो तुम्हें छोड़ के चली गई है, लेकिन अब मैं तुम्हें मार के उसके बाद तुम्हारी वाइफ के साथ खूब मजे करूंगा। तभी यहाँ पर उन दोनों के दरमियान में जबरदस्ती फाइटिंग शुरू हो जाती है। लुयन तो उसे बराबर की टक्कर दे रहा था, लेकिन फिर भी शेंगू के अटैक उस पर भारी पड़ रहे थे। तभी वहाँ पर पीछे से मिस लू आती है और एकदम से शेंगू के ऊपर अटैक करके उसे मार देती है। फिर फौरन से लुयन के पास आती है जो कि इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा घायल हुआ था। तो मिस लू से आके एक पिल देती है और उसे कहती है कि आप तो काफी ज्यादा घायल हो गए, इस पिल को जल्दी से खा लें, इससे आपके वुंड रिकवर हो जाएंगे। उस पिल के खाने से ही लूशन फौरन से अच्छा हो जाता है और उसके खड़ा होकर उन्हें थैंक्स बोलता है। तो मिस लू से कहती है कि क्या आप जानते हैं कि एक सॉर्ट अपेयर हुई है जिसकी वजह से सभी क्लैन के लोग उसी तरफ भागे जा रहे हैं, जबकि शेंग फैमिली के लोग जियांग फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। ये बात सुनते ही लूजन एकदम से कहने लगता है कि अरे ये तो चैंगशू की फैमिली है और उन्होंने हर कदम पर मेरी काफी ज्यादा मदद की है, इस लम्हे में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता और मुझे उनकी मदद के लिए जाना चाहिए। ये बात मुकम्मल करते ही वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम उसे पावरफुल सॉर्ड को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट हो रखा था ताकि कोई भी उस सॉर्ड तक नहीं पहुँच सके। लेकिन जिंग फैमिली का मेंबर चालाकी करते हुए आगे होता है और कहता है कि जो भी इस बैरियर को तोड़ देगा मैं उसे 100 गोल्ड कॉइन्स
पॉइंट्स दूंगा। अब बाकी सारे कमजोर डिसाइपल उसी तरफ भागना शुरू करते हैं ताकि अपनी तलवार के साथ उस शील्ड को तोड़ सके, लेकिन जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं तो बुरी तरह से घायल होकर पीछे को गिरते हैं। लेकिन वो अपनी तलवारों के साथ मुसलसल अटैक करके उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जिंग फैमिली के मेंबर भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक देते हैं और उन्हें कहते हैं कि सबसे पहले इन्हें इस बैरियर को तोड़ने दो, उसके बाद स्वॉर्ड को हम ही हासिल करेंगे। तभी वहाँ पर लिंग फैमिली के मेंबर भी आ जाते हैं और वो वहाँ पर आते ही अपने सैनिक से कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी बंदे नजर आ रहे हैं सबका कत्ल कर दो ताकि हम उस स्वॉर्ड तक इजीली पहुंच सके। तो जिंग फैमिली के लोग भी ये बात सुन लेते हैं। तभी वो दोनों फैमिलीज के लोग आपस में फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो चैंगशू भी वहाँ पर एक कोने पे खड़ा हुआ ये सारा सीन आराम सुकून से देख रहा था। फिर अचानक से वो एक पहाड़ के ऊपर से जंप करता है और 3-4 बंदे तो उसके जंप करने की वजह से ही दूर जा गिरते हैं। तो चैंगशू उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से आराम से चले जाओ, क्योंकि तुम लोगों में से कोई भी इस स्वॉर्ड को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इस स्वॉर्ड को तो मैंने दरियाफ्त किया है। और ऐसा ना हो कि तुम लोग मारे जाओ और तुम लोगों को स्वॉर्ड भी ना मिले और ना ही अपनी जिंदगियों से भी हाथ धोना पड़े। चैंगशू के सामने तो 2 बड़ी बड़ी पावरफुल फैमिलीज खड़ी थी, तो वो कहाँ उसकी बात मानने वाले थे। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुम यहाँ पर आके हमें ललकार रहे हो। तो जिंग फैमिली का एल्डर आगे थोड़ा बढ़ के देखता है तो कहता है कि ये तो जियान फैमिली का सन इन लॉ है। तो ली फैमिली का मेंबर कहता है कि देखो मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आज मेरे रास्ते में जो भी आएगा मेरे हाथों से मारा जाएगा। तभी वो दोनों क्लैन के लोग अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि वो चैंगशू के ऊपर अटैक कर सके। तो चैंगशू भी कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है। तो चैंगशू अपना एक जबरदस्त सा मैजिक ब्रिक स्वॉर्ड अटैक उनके ऊपर करता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफी दूर जाके गिरते हैं। तो ली फैमिली का मेंबर काफी ज्यादा घायल होते हुए कहता है कि इसकी स्किल्स तो काफी ज्यादा कमाल की है। मेरा ख्याल है कि हम दोनों मेंबर्स को आपस में मिल जाना चाहिए। आपसी लड़ाई को हम बाद में देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इसे खत्म करना होगा। तो की फैमिली का मेंबर भी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी के लिए हमें आपसी दुश्मनी को भुला के आगे का सोचना चाहिए। तो वो दोनों फैमिली ही चैंगशू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ चैंगशू को एक फ्लूट की आवाज आती है, तो वो कहता है ये तो किसी बीस्ट को कंट्रोल करने वाली फ्लूट है, तो ये कौन बजा रहा है। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये फ्लूट कौन बजा रहा है। वो फ्लूट दरअसल शैंग फैमिली का एल्डर मास्टर बजा रहा था, जो कि तमाम बीस्ट को जियान फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए भेज रहा था। और वो फ्लूट बजाते बजाते आपस में सोच रहा था कि ये फ्लूट तो मुझे मिस लू ने दी है और इस फ्लूट की मदद से मैं जियांग फैमिली को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दूंगा। तो चैंगशू अपनी सॉर्ड स्पिरिट से पूछता है कि आखिर ये फ्लूट कौन बजा रहा है। वो भी वहाँ पे बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि कोई इस फ्लूट की मदद से तमाम बीस्ट को कंट्रोल करते हुए जियान फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए भेज रहा है। लेकिन चैंगशू तुम्हें इन चीजों पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं, सबसे पहले तुम्हें इस सॉर्ड को हासिल करना चाहिए, क्योंकि तुमने काफी ज्यादा स्ट्रगल के बाद इस सॉर्ड को हासिल किया है। तो चैंगशू से कहता है कि कर दी ना तुमने डेविल वाली बात, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम में इमोशन नाम की कोई चीज नहीं, वहाँ पर मेरी प्यारी बीबी रहती है और सबसे पहले मुझे उसकी मदद के लिए जाना होगा। इस सॉर्ड को तो मैं बाद में भी हासिल कर ही लूंगा। तो चैंगशू की सॉर्ड स्पिरिट उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो, ये सॉर्ड हमारे इतने ज्यादा नजदीक है, सबसे पहले हमें इसे हासिल करना चाहिए, इसके लिए हमने काफी ज्यादा स्ट्रगल भी की है। तो चैंगशू उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से उठ जाता है। फाइनली सॉर्ड स्पिरिट को भी वापस उसकी सॉर्ड में जाना ही था। चैंगशू के वहाँ से जाते ही वो तमाम लीडर सोचने लगते हैं कि चलो अच्छा हुआ चैंगशू यहाँ से चला गया, अब तो हम इसीलिए सॉर्ड को हासिल कर सकते हैं। तभी वहाँ पर मिस लू आ जाती हैं। तो वो दोनों फैमिली के मेंबर मिस लू को देखते हुए कहते हैं कि अरे खूबसूरत लेडी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा काम तो बेडरूम में होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आज इस सॉर्ड को हासिल करने के बाद तुम्हें हम अपने कमरे में भी ले ही जाएंगे। तो मिस लू को उनकी बात सुन के काफी गुस्सा आता है और उन सभी डिसाइपल के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है और फिर आगे बढ़ते हुए एक जोरदार अटैक उस शील्ड के ऊपर भी करती है, जिसकी वजह से शील्ड में एक क्रैक आ जाता है। ये देखते हुए वो सभी डिसाइपल काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं वाकई ये लेडी तो काफी कमाल की है और काफी पावरफुल भी है। और वो मिस लू की पावर देखते हुए डर के वहाँ से भागने लगते हैं। तो मिस लू उन्हें कहते हैं कि क्या हुआ, तुम लोगों ने तो मुझे बेडरूम में लेके जाना था, अब अकेले ही भाग रहे हो। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते वहाँ से भाग जाते हैं। बस वहाँ पर एक ही डिसाइपल बचता है जो कि खुद को ही मार लेता है। तभी मिस लू आगे बढ़ते हुए शील्ड के ऊपर एक और अटैक करती है, जिसकी वजह से वो शील्ड चकनाचूर हो जाती है और मिस लू उस सॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ लेती है और कहती है कि इस शील्ड के जरिए तो मैं जियान फैमिली को चकनाचूर कर दूंगी। अब दोस्तों मिस लू का जियांग फैमिली के साथ ऐसा क्या भी कनेक्शन था, इस बात का तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। दूसरी तरफ जियांग फैमिली के एल्डर मास्टर को देखते हैं, जो कि अपने सभी सैनिक को हुक्म दे रहे थे कि जल्दी से जाओ और उस बीस्ट के ऊपर अटैक करो, क्योंकि हमारी फैमिली के ऊपर काफी बड़े बड़े बीस्ट ने अटैक कर दिया है। लेकिन वो तमाम सैनिक जैसे ही आगे जाके देखते हैं तो उनके घर की छत के ऊपर टाइगर बीस्ट बैठे हुए थे। ये देखते हुए वो सैनिक डरते हुए वापस को भाग जाते हैं। दूसरी तरफ लिशु भी छुपे हुए ये सारा नजारा देख रही थी और सोच रही थी कि इतने बड़े बड़े बीस्ट ने मेरी फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, लेकिन इसके पीछे किसी और का हाथ है। मुझे लगता है कि मुझे ये देखने के लिए जाना होगा। दूसरी तरफ जियांग फैमिली के एल्डर मास्टर अपने घर की छत के ऊपर देखते हैं कि इतने सारे बीस्ट इकट्ठे हुए हैं और उनके सैनिक भी मिलकर उन बीस्ट को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बीस्ट तो उन तमाम सैनिक के ऊपर भारी पड़े जा रहे थे। ये देखते हुए तो एल्डर मास्टर को काफी गुस्सा आता है कि मेरे सैनिक से ये बीस्ट कंट्रोल नहीं हो रहे। तो वो अपनी तलवार को हवा में लेके उड़ते हैं और एक बीस्ट के गले में दे मारते हैं, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि अब मैं बाकी बीस्ट को भी खत्म कर ही लूंगा और अपने
सैनिक से कहते हैं कि तुम लोग जाओ और हमारे फैमिली उरा स्पिरिचुअल को संभालो और मैं यहाँ पर रहते हुए इन बीस्ट को रोकने की कोशिश करता हूँ। वो सैनिक अपने एल्डर की बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं। आधे सैनिक तो वहाँ पर स्पिरिट आरा को प्रोटेक्ट करने के लिए चले जाते हैं, जबकि आधे सैनिक यहाँ पर एल्डर मास्टर के साथ रुक जाते हैं। तो यहाँ देखते ही देखते एल्डर मास्टर एक एक करके उन तमाम बीस्ट का खात्मा कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक सैनिक भागा भागा उनके पास आता है और उन्हें कहता है कि एल्डर मास्टर, एक आदमी हमारे स्पिरिट आरा के पास खड़ा होकर उसमें से सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन है। एल्डर मास्टर उसकी बात सुन के भागे भागे स्पिरिट आरा के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर खड़े आदमी से कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि यहाँ पर हमारे स्पिरिट आरा के पास खड़े होकर इसमें से एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हो। तो उसकी बात सुन के एल्डर शैंक उसकी तरफ मुड़ के कहते हैं कि काफी देर से मैंने तुम्हें नहीं देखा और तुम तो देखने में काफी ज्यादा बुढ़े भी हो गए हो, तुम्हें तो अपने घर में रहते हुए आराम करना चाहिए, तुम यहाँ पर मुझसे पूछताछ कर रहे हो। तो लिंची के ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि शैंक फैमिली के मेंबर, तुम्हें यहाँ पर आके हमारी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि हमारी फैमिली के ऊपर काफी सारे बीस्ट ने अटैक कर दिया है और तुम यहाँ पर हमारे स्पिरिट ओरा को चोरी करने की कोशिश कर रहे हो। तो मास्टर शैंक कहते हैं कि अरे मैं यहाँ पर किसी की हेल्प करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें एक राज की बात बताऊं, ये सारे बीस्ट तो मैंने ही तुम्हारी फैमिली के ऊपर भेजे हैं ताकि मैं तुम्हारे स्पिरिट ओरा को चोरी कर सकूं और मेरा जो दिल चाहता है मैं वही करता हूँ और कोई भी मुझे रोक नहीं पाता। हाँ, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूं तो तुम अपने घुटने टेक दो और मैं जो कर रहा हूँ चुपचाप मुझे वो काम करने दो। तो लिंची के ग्रैंडफादर कहते हैं कि हमारी फैमिली ने हजारों साल से स्पिरिचुअल ओरा की हिफाजत की है और अब ऐसा करूँ कि मैं इसे तुम्हारे हाथ में दे दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता और मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे आगे कभी घुटने नहीं टेकूंगा। तो शैंक मास्टर कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर मेरे बीस्ट की खुराक बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही वो अपने तमाम बीस्ट को वहाँ पर सरमन कर लेते हैं ताकि वो मास्टर के ऊपर अटैक कर सकें। तभी एक बड़ा सा बीस्ट आके ग्रैंड मास्टर के ऊपर अटैक करता है। ग्रैंड मास्टर भी उस अटैक को लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी शैंक मास्टर उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है जिसकी वजह से मास्टर घायल हो जाते हैं। तो मास्टर शैंक पीछे खड़े हुए हंस रहे थे और कहते हैं कि बुड्ढे परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए मैं जरूर ही आऊंगा। तभी वो बीस्ट ग्रैंडफादर के ऊपर एक दूसरा अटैक करने ही वाला था, तभी वहाँ पर लिंची आ जाती है और बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे दूर गिराती है। तो लिंशो कहती है कि ग्रैंडफादर आप परेशान ना हो, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अब मैं देखती हूँ कि कौन हमारी फैमिली का स्पिरिट ओरा चुरा सकता है। तो शैंक उसे देखते ही कहता है कि वाओ, अब मुझे पता चला कि मेरा बेटा तुम्हारे इश्क में इतना ज्यादा पागल क्यों था, क्योंकि तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन कोई बात नहीं कि अगर मेरा बेटा तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजार सका तो मैं तो अभी जिंदा हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगा और तुम्हें अपने पास रखूंगा, चुपचाप यहाँ पर मेरे पास आ जाओ। तो लिंची कहती है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करूंगी, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर तो मैं मरना पसंद करूंगी। दूसरी तरफ चैंगशू को देखते हैं जो कि भागा भागा स्पिरिट ओरा की तरफ ही जा रहा था। तो शैंक फैमिली के काफी ज्यादा डिसाइपल उसे रास्ते में रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चैंगशू के अटैक से बच नहीं पाते और वहीं पर घायल होकर गिर जाते हैं। चैंगशू देखता है कि एक सैनिक के मुंह में से कोई पिल बाहर आती है, तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ लिशु को देखते हैं जो कि एक ही अटैक उन तमाम बीस्ट के ऊपर करती है जो कि बारी बारी करके घायल हो रहे थे। तभी यहाँ पर जान फैमिली और फैंग फैमिली के दरमियान में फाइटिंग शुरू हो गई थी। फिर लिंची का अगला अटैक तो मास्टर शैंक के ऊपर था। वो एक जोरदार अटैक उड़ते हुए हवा में से उसके ऊपर करती है, तो वो अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना के खुद को महफूज कर लेता है। फिर लिंची अपनी स्पिरिट ड्रैगन की मदद से उसके ऊपर एक और जोरदार अटैक करती है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा घायल होता है और इस बात का फायदा उठाते हुए दोबारा फिर से हवा में उड़ते हुए एक और अटैक उसके ऊपर करती है, लेकिन वो दोबारा फिर से शील्ड बना के उसे रोक लेता है। लेकिन लिशु शील्ड को भी ब्रेक कर देती है और तलवार सीधा मास्टर शैंक की गर्दन पर पहुंच जाती है। और इससे पहले कि लिशु उसके ऊपर फाइनल अटैक करती, दूसरी तरफ से उसे अपने अंकल की आवाज आती है जिन्होंने सूजी की गर्दन के ऊपर तलवार रखी हुई थी और उसे कह रहे थे कि लिशु इसे छोड़ दो, अगर तुमने इसे मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। लिशु ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने अंकल से कहती है कि अंकल आप हमारी फैमिली के साथ क्यों गद्दारी कर रहे हैं। तो अंकल कहते हैं कि शैंक फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं उनका साथ दूंगा तो वो मुझे एल्डर मास्टर की सीट देंगे। तो लिशु अपने अंकल से कहती है कि अच्छा, मुझे पूरी बात तो अब समझ में आई, इसीलिए आप मेरे ग्रैंडफादर से कह रहे थे कि उन्हें उस शॉट को लेने के लिए जाना चाहिए ताकि पीछे से आपका रास्ता साफ हो जाता। तो उसके अंकल उसे कहते हैं कि अब तुम्हें पता चल ही चुका है, तो अब अपनी शॉट को मेरे 3 गिरने से पहले नीचे गिरा दो, वरना मैं तुम्हारी बहन का कत्ल कर दूंगा। तो फाइनली लिशु को उनकी बात मान नहीं पड़ती है, वो अपनी शॉट को नीचे गिरा देती है। यहाँ से ही सीन चेंज होता है जहाँ पर हम लिशु को देखते हैं कि उसके हाथ बांधे हुए थे और मास्टर शैंग उसे अपने पैलेस में ले आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत हो, तुमसे बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी खुशबू भी आ रही है और आज तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊं, तो आज तो कोई भी चीज मुझे तुम्हारे मजे लेने से नहीं रोक सकती है। वो कहते हुए एक ईवल स्माइल देते हुए उसके पास आते हैं ताकि उसे टच कर सकें। दूसरी तरफ हम सूजी को देखते हैं कि जैसे ही उसकी जान बच जाती है वो चैंगशू को ढूंढने के लिए जाती है। चैंगशू से कहीं पर भी नहीं मिलता तो वो लूशन के पास चली जाती है और लूशन से जाके कहती है कि मेरी बहन की जान खतरे में है, जल्दी से आओ और हमारी मदद करो। तो लूशन भी फौरन से भागता भागता उस जगह पर पहुंच जाता है और मास्टर शैंक तो लिशु के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। तो लूशन एक झटके से दरवाजा खोलता है। मिस्टर चैंग को उनके इतने ज्यादा पास देख के कहता है कि अरे घटिया आदमी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम लिशु के इतने ज्यादा करीब आ रहे हो, कम से कम अपनी और उसकी उम्र का लिहाज ही कर लो। और अपनी बात मुकम्मल करते ही अपनी शॉट के साथ एक जोरदार अटैक मास्टर शैंक के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से मास्टर शैंक तो दूर जाके गिरते हैं। फिर उसे अभी भी गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था तो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम इसके
किस्म के घटिया काम कर रहे हो। लेकिन मास्टर शेंग उस अटैक से फौरन उठ खड़ा होता है और उसे कहता है कि पागल आदमी, तुमने तो मेरा सारा वक्त ही बर्बाद कर दिया। अभी 2 मिनट ना आते तो यहाँ पर मेरा सारा काम मुकम्मल हो जाना था। लूशियन को उसकी बात सुन के और भी गुस्सा आता है, तो हवा में उड़ते हुए अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। मास्टर शेंग तो अपने हाथ की मदद से ही उसके अटैक को रोक लेते हैं। तो लूशियन अपनी तलवार की मदद से और भी काफी ज्यादा अटैक उसके ऊपर करता है, जिसको वो इजीली डॉज कर लेता है। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में जबरदस्ती फाइटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन लूशियन की पावर यहाँ पर मास्टर के आगे काफी ज्यादा कमजोर पड़ रही थी। तभी यहाँ पर लिशु भी होश में आ जाती है और हवा में उड़ते हुए मास्टर के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, लेकिन मास्टर लिशु के अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर देता है। लिशु को भी इस बात पे काफी गुस्सा आता है, तो हवा में उड़ते हुए अपने स्लैश अटैक मास्टर के ऊपर करती है। फिर लूशियन भी उठ खड़ा होता है और लिशु की मदद करना शुरू कर देता है और दोनों मिलकर मास्टर के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन मास्टर भी यहाँ एल्डर मास्टर था, वो उन दोनों के अटैक से कहाँ रुकने वाला था और वो भी इन दोनों के अटैक को बराबर की टक्कर दे रहा था। तभी लिशु दरवाजे के पीछे छुपी हुई सूजी को देखती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और ग्रैंड मास्टर को ढूंढो, और हम दोनों यहाँ पर मिलकर इसको रोकने की कोशिश करते हैं। सूजी जैसे ही अपनी बहन की बात सुनती है तो वहाँ से भाग जाती है। सूजी को वहाँ से भेजते ही लिशु उसके ऊपर अपना ड्रैगन अटैक करती है और ये अटैक काफी ज्यादा जबरदस्त होता है, जिसकी वजह से मास्टर घायल होकर पीछे को धकेला जाता है। और इस बात का फायदा उठाते हुए लूशियन भी उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड के साथ। तभी मास्टर शेंग को समझ आ जाती है कि यहाँ पर तो मेरी दाल नहीं गलने वाली और वैसे भी लिशु भी मेरे हाथ से निकल गई है, तो यहाँ पर फाइटिंग करने का क्या ही फायदा। इसीलिए वो बाहर की तरफ भाग जाता है और उन्हें कहता है कि मैं स्पिरिट एरा में से काफी ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब करके आऊंगा और फिर तुम दोनों के साथ फाइटिंग करूंगा। लेकिन लिशु भी कहाँ पर उसकी जान छोड़ने वाली थी, इसीलिए उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे की तरफ भागती है। दूसरी तरफ हम सूजी को देखते हैं, जो कि ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए पैलेस में पहुंच चुकी थी। तो सूजी जैसे ही पैलेस में एंटर होती है तो उसको सामने से ही अपने ग्रैंडफादर आते दिखाई दे रहे थे, जो कि काफी ज्यादा घायल थे, उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तो सूजी भागते हुए उन्हें सहारा देती है और उन्हें कहती है, ग्रैंडफादर आप ठीक तो है ना? तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सबसे पहले हम दोनों को अपने स्पिरिट आरा के पास जाना चाहिए ताकि हम उसे महफूज रख सकें। तो सूजी अपने ग्रैंडफादर को सहारा देती है ताकि वो स्पिरिट आरा तक उन्हें लेके जा सके। दूसरी तरफ हम लिशु को देखते हैं, जो कि मास्टर का पीछा करते करते स्पिरिट आरा तक पहुंच चुकी थी। तो मास्टर उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर आने में काफी देर कर दी, अब तो मैं इसकी काफी ज्यादा एनर्जी को खुद में अब्सॉर्ब भी कर चुका हूँ। और वो एक पिल निकाल के मुंह में लगता है और कहता है कि इस पिल को खाने से मेरी एनर्जी डबल हो जाएगी। उस पिल को खाते ही वो लिशु और लूशियन के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है और उन्हें हवा में लटका देता है और लूशियन से कहता है कि तुम तो पागल लड़के ऐसे ही बेगानी लड़ाई में कूद पड़े हो, तुम्हारा तो यहाँ पर कुछ लेना देना भी नहीं। और फिर लिशु से कहता है कि लिशु मैं तो तुम्हारे साथ काफी ज्यादा मजे करना चाहता था, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार मंजूर ही नहीं था, अब मेरे हाथ से मरो। फिर सबसे पहला अटैक लूशियन पे करके उसे दूर गिराता है, दूसरा अटैक लिशु के ऊपर करने लगता है। तो लूशियन हवा में उड़ता हुआ उसके सामने आ जाता है और लिशु से कहता है कि मिस लिशु आप यहाँ से चली जाएं, मैं इसको रोक लूंगा। तो लिशु से कहती है कि ब्रदर लूशियन आपका मुझे बचाने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया, लेकिन ये हमारी फैमिली की लड़ाई है, इसे प्रोटेक्ट मुझे खुद ही करना होगा। लूशियन लिशु को रोकता रहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और मास्टर के काफी करीब पहुंच जाती है और मास्टर के पास जाते ही अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू करती है। तो मास्टर कहते हैं कि आखिर तुम क्या करने का सोच रही हो? तो लिशु कहती है कि मैं जान फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए पैदा हुई हूँ और अगर अपनी जान दे के मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाई तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी, लेकिन तुम परेशान ना हो, खुद तो मरूंगी और साथ में तुम्हें भी लेके मरूंगी। तभी लिशु ने अपनी पावर काफी ज्यादा रिलीज कर दी थी। तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि लिशु प्लीज मेरी बच्ची ऐसा ना करो, लेकिन लिशु उस वक्त तक अपनी काफी एनर्जी लगा चुकी थी। तभी कोई हवा के गोले की तरह आता है और उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। हवा का धुआं झटता है तो पता चलता है कि वहाँ पर चैंगशू आ चुका था। तो चैंगशू यहाँ पर लिशु को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे कहता है कि अच्छा हुआ के टाइम पर मैंने तुम्हारे सारे मैंडेरियंस को ब्लॉक कर दिया था, वरना तुम तो अभी मरने ही वाली थी। तो जरा सोचो कि अगर तुम मर जाती तो मैंने तो कवारे ही मरना था और मैं तो तुम्हारे साथ अभी किसी रिलेशनशिप में भी नहीं आया। तभी मास्टर शेंग उसकी बातें सुन लेता है और उसे कहता है अपने रिलेशनशिप तुम लोग हेल में जाके पूरे करना, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तुम्हें ढूंढ के तुम्हें मारना नहीं पड़ेगा। ये कहते वो उसके ऊपर एक अटैक करते हैं, लेकिन शेंग को भी एल्डर मास्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था, इसीलिए वो भी एक जोरदार अटैक उसके ऊपर करता है और वो एक अटैक भी झेल नहीं पाता और सीधा मर जाता है। अब लिशु भी होश में आ चुकी थी और चैंगशू से कहती है कि तुम तो वाकई काफी पावरफुल हो। तो चैंगशू कहता है तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इसको मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। तभी लूशियन उसके सामने आके उसे कहता है कि मुझे माफ करें, मैं आपकी वाइफ को ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तो चैंगशू से कहता है लेकिन फिर भी तुमने मेरी वाइफ की काफी ज्यादा हेल्प की। ऊपर खड़ी हुई मिस लू भी उनकी बातें सुन रही थी और कहती है वाकई इनका सन इन लॉ तो काफी ज्यादा पावरफुल और हैंडसम बॉय है। फिर वो नीचे उड़ के आती है तो चैंगशू से देखते ही कहता है कि तुम कौन हो? तो वो कहती है अपनी वाइफ को आखिरी दफा हक कर लो, क्योंकि अब मैं इसे अपने साथ लेके जा रही हूँ। चैंगशू को उससे मैजिकल सॉर्ड का महसूस हो रहा था, तो वो उसे कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे पास मैजिकल सॉर्ड है। तो मिस लू भी मैजिकल सॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और कहती है कि क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? हाँ, इसे ढूंढने में कि तो तुमने ही मेरी मदद की थी ना। लेकिन चैंगशू से कहता है कि ये मेरी सॉर्ड है, मेरी सॉर्ड को मुझे वापस करो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मिस लू भी काफी स्टाइल से लूशियन की तरफ देखती हैं, जिसकी आंखों में से रेड कलर की लाइट रिलीज होती है। तो वो अपनी सॉर्ड निकाल के चैंगशू की कमर में दे मारता है, जिसकी वजह से वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। दरअसल दोस्तों ये तो मिस लू का पहले से ही प्लान था, ताकि वो लूशियन को अपने काबू में पा सके, क्योंकि उन्होंने जब लूशियन को एक पिल दी थी तो उसी पिल के जरिए लूशियन उनके काबू में आ चुका था, और इसीलिए तो मिस लू के एक इशारा करने पर लूशियन उनकी बात मान लेता है।
तभी यहाँ पर हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग लूशियन को देखते हैं कि मिस लू उसको पिल देके कहती है कि तुम्हें काफी ज्यादा इंजरीज हो गई हैं, तो मैं चाहती हूँ तुम ये पिल खा लो जिसकी वजह से तुम ठीक हो जाओगे। लूशियन तो इस बात के बारे में नहीं जानता था कि वो पिल दरअसल उसे ट्रैप करने के लिए दी जा रही है, इसीलिए तो लूशियन अब मिस लू के काबू में था, इसीलिए तो वो चैंगशू के ऊपर भी अटैक करता है। तो मिस लू भी ये देखते हुए हंसना शुरू कर देती है और कहती है मैं नहीं थी जानती कि जियांग फैमिली का सन इन लॉ इतना इजीली मारा जाएगा, और मैंने तो इसकी बहादुरी के काफी ज्यादा किस्से सुन रखे थे, यानी कि मुझे तो लगता था कि ये इंसान काफी ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन ये तो मेरी उम्मीदों के ऐन मुताबिक नहीं निकला। लिशु भी काफी देर से चुपचाप खड़ी हुई उसकी बकवास सुने जा रही थी। फिर वो चैंगशू की तरफ देखती है जो कि एकदम से मारा गया था। तो लिशु भी अब कहां तक बर्दाश्त करती, इसलिए गुस्से से मिस लू से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मेरे हस्बैंड के ऊपर वार करने की कोशिश की। फिर गुस्से में आते ही उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन मिस लू भी अपना मैजिकल स्पेल उसके ऊपर थ्रो कर देती है, जिसकी वजह से वो एक जगह पर ही जकड़ी रह जाती है, उससे तो हिला भी नहीं जा रहा था। फिर मिस लू बड़े स्टाइल से चलते हुए लिशु के पास आ जाती है और उससे कहती है कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें तो मैं मारकर तुम्हारी बॉडी को भी संभाल के रखूंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा खूबसूरत बॉडी दफनाने के लिए थोड़ी ना बनी है, और वैसे भी तुम्हारी बॉडी में कुछ सीक्रेट एनर्जीज पाई जाती हैं जिसके बारे में सिर्फ तुम्हारे फादर को ही पता था। और देखो ना तुम भी कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, क्योंकि तुम्हारी माँ की ब्लड लाइन भी काफी ज्यादा पावरफुल थी और तुम्हारी मदर का ब्लड भी काफी ज्यादा प्योर था। तुम्हारी मदर और तुम्हारे फादर ने दोनों ही ब्लड स्पिरिट को काफी ज्यादा अब्सॉर्ब किया था, इसीलिए तो उन दोनों की सोल्स काफी ज्यादा प्योर थी और वो सारी एनर्जीज अब तुम में भी आ चुकी थी। और अब मैं तुम्हें अपने पास कैद करने के बाद तुम्हें सबसे पहले मारूंगी, उसके बाद तुम्हारी सारी बॉडी की एनर्जी को खुद में अब्सॉर्ब कर लूंगी और उसके बाद मैं एक मोर्टल बन जाऊंगी। तो लिंशियो से कहती है कि अब मुझे समझ आ गई कि तुम कोई ह्यूमन नहीं बल्कि कोई डीमन हो। तो मिस लू भी कहती है कि वाओ, इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स की मालिक हो, क्योंकि देखो ना तुमने मेरी आइडेंटिटी इतनी इजीली पहचान ली है। कोई आम इंसान थोड़ी ना इस बात को पहचान सकता था। ऐसे ही मैं नहीं कहती थी कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा स्पेशल है। ये कहकर वो अपनी स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है और उस स्पिरिचुअल सॉर्ड को भी, ताकि वो लिशु के ऊपर अटैक कर सके, क्योंकि उस सॉर्ड के अलावा लिशु को और कोई चीज भी नहीं मार सकती थी। तभी चैंगशू की सॉर्टी स्पिरिट उस सॉर्ड में से बाहर निकल आती है और मिस लू के हाथ में पकड़ी हुई सॉर्ड को पकड़ के दूर हवा में चला जाता है। तो मिस लू भी ऊपर की तरफ देखते हुए से कहते हैं कि अब तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं एक सॉर्ड की स्पिरिट हूँ और देखो ना अब मैं आजाद हूँ, क्योंकि मेरा मालिक तो मारा गया। इस पागल आदमी से मैंने कहा भी था कि इस सॉर्ड को पकड़ो और यहाँ से निकलते हैं, लेकिन इसे तो अपनी बीवी को बचाने का शौक चढ़ा हुआ था। देखो ना कैसे मारा गया, लेकिन मैं इसकी तरह पागल नहीं हूँ। अब मैं इस सारी सॉर्ड की एनर्जी को खुद में अब्सॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। मिस लो को उसकी बात सुन के काफी गुस्सा आता है, तो उसके ऊपर अपना चार्मिंग अटैक कर देती हैं, लेकिन सॉर्टी स्पिरिट काफी इजीली उसके अटैक को डॉज करके उसी का अटैक वापस उसी पे थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से मिस लू पीछे को धकेली जाती है और वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी सॉर्टी स्किल्स तो वाकई कमाल की हैं, लेकिन मेरी चार्मिंग टेक्निक तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं की, मैं इस बात से काफी हैरान हूँ। तो सॉर्टी स्पिरिट उसकी बात सुन के जोर जोर से हंसने लगता है और उसे कहता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ जिसपे तुम्हारी चार्मिंग टेक्निक्स काम करें। ये चार्मिंग टेक्निक अपने इंसानों पर ही अपनाया करो, और वैसे भी मैं तो काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट हूँ और आज तो तुम मेरे हाथों से मरने वाली हो। तो मिस लू से कहती हैं चलो देख लेते हैं कि आज कौन किसके हाथों से मरेगा, क्योंकि हम दोनों ही इवल स्पिरिट्स हैं और वैसे भी मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे एक सॉर्टी स्पिरिट भी अब्सॉर्ब करने के लिए मिलेगी और उसके बाद मैं और भी ज्यादा पावरफुल होने वाली हूँ। तो सॉर्टी स्पिरिट उसे कहती है कि चलो देख लेते हैं। तो सॉर्टी स्पिरिट ये कह के उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन मिस लू भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने इर्द गिर्द एक शीट क्रिएट करती है जो कि 5th लेवल की क्रिएशन थी। ये देखते हुए सॉर्टी स्पिरिट कहती है कि वाओ, तुम्हारी पावर्स तो वाकई ही कमाल की हैं, और वैसे भी एक हसीन लड़की के साथ लड़ने का तो अपना ही मजा है, और लड़ाई का मजा भी तभी आता है जब सामने में टक्कर बराबर की हो। अब ये दोनों ही यहाँ पर काफी बोल्ड किस्म के कैरेक्टर थे, इसीलिए दोनों ही एक दूसरे के साथ इसी किस्म की बातें करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक भी किए जा रहे थे। और सॉर्टी स्पिरिट के बारे में तो हम देख ही रहे थे कि ज्यादा तो वो बातें ही बना रहा था, सबके काम उससे कोई भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मिस लू के एक ही अटैक की वजह से वो बार बार नीचे गिरे जा रहा था और मिस लू को रोकना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। सॉर्टी स्पिरिट को नीचे गिरा हुआ देख के मिस लू स्टाइल से उसके पास आती है और उसे कहती है देखो मैं तुम्हें अभी भी एक ऑफर करती हूँ, ऐसा करो कि तुम मेरे गुलाम बन जाओ तो मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगी। तो सॉर्टी स्पिरिट उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि देखता है कि वो मेरे इतने ज्यादा करीब आ गई है तो एक जबरदस्त सा अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं फैल गया था। तो सॉर्टी स्पिरिट ऊपर आसमान में जाते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है कि अरे बेवकूफ लड़की, तुम तो इतनी आसानी से ही मारी गई, मुझे तो लगा था कि मुझे काफी एफर्ट करना पड़ेगी। तो जैसे ही धुआं जटता है तो पता चलता है कि मिस लू वहाँ पर खड़े हुए हंस रही थी और उसे कहते हैं कि तुम इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं हुए कि मुझे मार सको। और सॉर्टी स्पिरिट की आंखें तो वैसे ही मिस लू को देख के फटी की फटी रह गई थी। मिस लू भी मौके का फायदा उठाते हुए उसके पास आके उसको गले से पकड़ लेती
जाती है और उसे कहते हैं कि अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती। सॉर्ट स्पिरिट तो चालाकी के साथ दोबारा फिर से मिस लू के ऊपर वार करता है, जिसकी वजह से मिस लू उड़ के नीचे गिरती है। तभी हमें ये भी पता चलता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि चैंगशू ने किया था, जो कि मरा नहीं था बल्कि उठ के खड़ा हो जाता है और मिस लू के बिल्कुल सामने खड़ा था। तो मिस लू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमने चैंगशू को देखा था कि जैसे ही वो पैलेस में एंटर हुआ था और उसने देखा था कि एक डिसाइपल के मुंह में से कोई पिल निकल के बाहर आई है, तो उसे पता चल जाता है कि ये मिस लू की पिलाई हुई पिल्स हैं, जिनकी वजह से ये सैनिक उनके अंडर आ चुके हैं। और उसके बाद जैसे ही वो लुयन के पास आए थे तो लुयन उसको थैंक्स बोल रहा था। तभी चैंगशू ने लुशियन के पास से भी उसी पिल का ऑरा महसूस किया था, तो वो अपनी मैजिकल स्पिल के जरिए उस सारी पिल को बाहर रिमूव कर देता है और फिर अपने सारे प्लान को लुयन के साथ शेयर करता है। और लुयन भी मिस लू की तरफ नहीं बल्कि चैंगशू की तरफ ही था और इसीलिए वो मरा नहीं था, बल्कि ये एक झूठ मूठ का नाटक था। ये सब सुनते मिस लू की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई थी। दूसरी तरफ चैंगशू कहता है कि इस बात के लिए मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो अपनी सॉर्ट बाहर निकाल लेता है तो सॉर्ट स्पिरिट उसमें से निकल के बाहर भागने लगती है। तो चैंगशू अपनी मैजिकल स्पिल के जरिए उस सॉर्ट स्पिरिट को दोबारा फिर से पकड़ के अपनी सॉर्ट में ही कैद कर लेता है। दूसरी तरफ लिशु के ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी ब्लड लाइन के बारे में सब कुछ बता दूंगा। तो लिशु कहते हैं कि मुझे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानना। और इधर मिस लू काफी ज्यादा गुस्से से निढाल थी, इसीलिए वो चैंगशू से कहती हैं कि मुझे मारना इतना आसान नहीं था, अब मैं तुम्हें अपनी असल पावर दिखाती हूँ। ये कहते वो हवा में उड़ जाती हैं और हवा में उड़ते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करती हैं और इसके साथ में स्पिरिट उरा की सारी एनर्जी यानी कि ड्रैगन एनर्जी को भी खुद में एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर देखते ही देखते अपनी रियल फॉर्म में तब्दील हो जाती है, जो कि एक डीमन फॉक्स की थी और वो भी 4 टेल डीमन फॉक्स। चैंगशू ये देख के थोड़ा हैरान होता है, तो मिस लू से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतना आसानी से हरा सकते हो? तो चैंगशू कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें हराने नहीं बल्कि तुम्हारा खात्मा करने ही आया हूँ। तभी इस बात के चलते इन दोनों के दरमियान में जबरदस्ती फाइटिंग हो जाती है, जिसपे चैंगशू भी पीछे नहीं हटता और अपनी शॉट के जरिए उसके ऊपर काफी जबरदस्त से अटैक कर रहा था और मिस लू को भी काफी टफ टाइम दे रहा था, लेकिन मिस लू भी उसके अटैक को डोज कर रही थी और फिर एक जोरदार अटैक करते हुए चैंगशू को पीछे की तरफ गिरा देती है। चैंगशू ये देख के हुए काफी हैरान होता है, तो मिस लू से कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरा हाथमा करने आए हो, करो मेरा हाथमा। चैंगशू भी हिम्मत करके अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट करके मिस लू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन मिस लू तो अपनी टेल की मदद से ही चैंगशू को दोबारा फिर से पीछे को गिरा देती है। लेकिन फिर चैंगशू भी अपनी सॉर्ट स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और अपनी सॉर्ट की पावर को यूज करते हुए एक जबरदस्ती चेन बना के मिस लू की तरफ थ्रो कर देता है। तो मिस लू कहती है कि वाओ तुम्हारी चेन की पावर्स तो काफी ज्यादा खतरनाक हैं। ये सोचते ही मिस लू एक दफा तो अपने गिर शील्ड बनाती है, लेकिन वो चेन उनकी शील्ड को भी तोड़ देती है। दूसरी दफा मिस लू अपना सर्कल बनाते हुए अपने उरा क्रिएट करती है ताकि खुद को महफूज रख सके, लेकिन वो चेन के अटैक से किसी भी तरह से बच नहीं पा रही थी। फिर मिस लू के देखते ही देखते वो चेन उसे चारों तरफ से जकड़ लेती है और उसकी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू करती है। तो चैंगशू से कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि मेरी चेन की पावर तुम्हें इतना जल्दी मार देगी। फिर चैंगशू अपनी सारी पावर को दोबारा फिर से इकट्ठा करते हुए अपनी शॉट को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और मिस लू के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से मिस लू तो ब्लास्ट हो जाती हैं और उस ब्लास्ट के होते ही उनकी सोल तो हवा में पंखड़ियों की तरह जमीन के ऊपर गिरना शुरू हो गई थी। ये नजारा देखने में तो काफी खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि मिस लू भी तो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, तो फिर जारी बात है उनकी सोल की पंखड़ियां भी तो खूबसूरत ही होनी थी। दूसरी तरफ चैंगशू जैसे ही यहाँ पर आता है तो लिशु भागे भागे अपने हस्बैंड को हक कर लेती है बगैर किसी लिमिटेशन के और अब उसे बिल्कुल भी कोई शाय फील नहीं हो रहा था और वो उसे कहती है कि शुक्र है कि तुम जिंदा हो, मुझे तो लगा कि तुम मर गए हो और मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर अकेली कैसे रहूंगी। तो चैंगशू से देखते हुए नकली खांसी करके कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हमें देख रहे हैं, तो हम लोग बेडरूम में इस तरह से मिल लेंगे, अभी तुम थोड़ा साइड पे हो जाओ। तो लिशु भी शर्माते हुए साइड पे हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर सूजी आती है और अपने ब्रदर इन लॉ को हक कर लेती है कि ब्रदर आज तो आपने हमारी जान ही बचा ली। फिर अगली सुबह सीन चेंज होता है तो हम लिशु को देखते हैं जिसने एक ट्रे में खाना सजाया हुआ था और वो चैंगशू के रूम में आती है और उसे कहती है कि डार्लिंग तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना के लाई हूँ। लेकिन वो सामने आती है तो टेबल के ऊपर एक नोट पड़ा हुआ था। लिशु उस खाने को साइड पे रखती है और उस नोट को पढ़ती है जो कि चैंगशू ने लिखा था। उसने लिखा था कि जब तुम इस नोट को पढ़ोगी तो मैं काफी दूर चला गया हूँ क्योंकि मैं बिंजन टाउन में जा रहा हूँ सॉर्ट को ढूंढने के लिए और पता नहीं अब हम दोनों कब दोबारा मिलेंगे, लेकिन तुम अपना काफी ज्यादा ख्याल रखना और मेरे पीछे आने की कोशिश न करना क्योंकि जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है। और इसके अलावा वहाँ पर मैंने एक बुक भी रखी है जिसमें काफी ज्यादा टेक्निक्स मौजूद हैं, तुम उन टेक्निक्स को सीख के अपनी फैमिली की केयर कर सकती हो। दूसरी तरफ चैंगशू को देखते हैं जो कि सॉर्ट को ढूंढने के लिए अकेला ही जा रहा था। तभी वहाँ पर उसके सामने उसकी सॉर्ट स्पिरिट आ जाती है और उसे कहती है कि तुम तो मुझे कहा करते थे कि मैं तो सिंगल ही मरूंगा और अब तुम्हें देख के मुझे काफी हंसी आ रही है क्योंकि तुम तो बिल्कुल ही सिंगल हो गए हो और यहाँ तक कि तुमने इतनी खूबसूरत लड़की के साथ शादी भी की, बात तो तुम्हारे हक करने तक भी पहुंच गई थी, लेकिन तुम तो इससे आगे कुछ कर ही नहीं सके और कितने दुखी बन के यहाँ पर फिर रहे हो। तभी चैंगशू को पीछे से कोई आवाज देता है तो पता चलता है कि वो लिशु की आवाज थी जो कि एक बग्गी पर उसके पीछे आ रही थी। तभी यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लिशु को देखते हैं कि वो उस डायरी को लेकर अपने ग्रैंडफादर के पास आती है और उन्हें बताती है कि चैंगशू हमारे टाउन को छोड़ के चला गया है और वो बिंजन टाउन गया है ताकि उस मैजिकल सॉर्ट को ढूंढ सके और चैंगशू ने ये भी कहा है कि अगर वो उस सॉर्ट को नहीं ढूंढेगा तो कुछ और लोग उस सॉर्ट को ढूंढ के उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए वो वहाँ पर पहले पहुंचना चाहता था ताकि उस सॉर्ट को वही हासिल करे। तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुमने क्या कहा बिंजन टाउन, वहाँ पर तो हमारा
काफी ज्यादा बिजनेस भी है और हमारे रिलेटिव्स भी है। मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि अभी ही तुम बिन्सन टाउन जाओ और वहाँ पर जाके हमारे बिजनेस को भी संभालो। तो लिशु तो अपने ग्रैंडफादर का ऑर्डर पाते ही फौरन ही वहाँ से निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हम लिशु को देखते हैं कि वो चैंगशू को ये सारी बात बता रही थी कि मेरे ग्रैंडफादर ने बोला है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूं और तुम्हें किसी भी ट्रबल में अकेला ना छोड़ूं, क्योंकि तुमने हमारा मुश्किल वक्त में काफी साथ दिया है। और वैसे भी बिन्सन टाउन में तो हमारा अपना बिजनेस भी है जिसे मुझे ही संभालना है, और तुमने तो कहा था कि तुम अपनी प्यारी सी बीवी को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, तो अब क्या हुआ? तुम तो मुझे छोड़ के जा रहे थे। चैंगशू अपनी सॉर्ट स्पिरिट की तरफ देखता है तो वो उसे कहता है मेरी तरफ क्या देख रहे हो, अपनी बीवी की तरफ देखो जो कि तुम्हें मनाने के लिए आई है, जाओ और उसके साथ जाके मजे करो। तो चैंगशू भी अपनी बीवी के पास चला जाता है और कहता है कि ये रास्ता तो वाकई काफी लंबा है, अच्छा हुआ कि तुम इस बग्गी को ले आई। ये कहते वो उस बग्गी पे बैठ जाता है और उसके पीछे काफी बड़े बड़े ड्रम पड़े हुए थे। तो चैंगशू कहता है कि ये किस लिए? तो वो कहती है कि वहाँ पर मेरे रिलेटिव हैं, उनके लिए मैं ये वाइन लेके आई हूँ। जबकि एक तरफ हम देखते हैं कि सूजी भी वहाँ पर छुपी बैठी हुई थी, क्योंकि वो भी अपनी सिस्टर को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर इसी तरह से वो लोग हंसी खुशी अपने रास्ते के लिए निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर ही सीन चेंज होता है तो हमें डेविल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डेविल मास्टर को देखते हैं कि वो एक स्टैचू के सामने खड़े हुए कह रहे थे कि मिस लू को किसी आदमी ने मारा है जिसका नाम चैंगशू है, उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अब उसका अंजाम काफी बुरा होने वाला है। तो उसका डिसाइपल आके उसे बताता है कि वो बिन्सन टाउन में उस सॉर्ट को हासिल करने के लिए जा रहा है। तो डेविल मास्टर कहते हैं कि हाँ ये तो अच्छा ही हो जाएगा कि वो हमारे लिए उस सॉर्ट को दरियाफ्त कर दे, ताकि उसी सॉर्ट के साथ हम उसका खात्मा कर सकें। और ये बात करते ही वो डेविल मास्टर जोर जोर से हंसने लगता है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की एनिमी? तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अपना प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।